इसको हम यूज़ करते हैं उन तमाम इश्यूज़ के लिए जिनका तल्लक टाइम लाइन के साथ होता है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका आपको कोई पता नहीं, वो सडनली हो सकते हैं किसी भी टाइम। यू डोंट नो द टाइमिंग्स। जब भी मैं लोगों में जाता हूँ तो मुझे पसीने आते हैं या सांस फूल जाता है या हार्ट बीट तेज़ होती है। जिस प्रॉब्लम का उसको उसकी रीज़न का नहीं पता, वो सारे फ्यूचरिस्टिक इश्यूज़ होते हैं। जब भी इंसान पैदा होता है तो उसमें दो डर ज़रूर होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यूर सबकॉन्शियस माइंड प्रेफर इमेजेस देन वर्ड्स। आधा वो हिप्नोटाइज है, आधा वो पहले से सजेस्ट है। तो आप कोशिश करें इस कंडीशन में वो लफ्ज़ बोला करें जो आप चाहते हैं। एथिक्स आपने कितने पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट कितने एथिक्स होते हैं साइकोलॉजी में। हमारा जो टॉपिक है वो है, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम लाइन थेरापी। जी, इसको हम TLT भी कह सकते हैं अभी। तो जो टाइम लाइन थेरापी है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं उन तमाम इश्यूज़ के लिए जिनका तल्लक टाइम लाइन के साथ होता है। शायद इसी वजह से इसको टाइम लाइन थेरापी, जो डिस्कवरर था उसने इसको नाम क्या दिया, टाइम लाइन थेरापी। और इसको सबसे पहले जो डिस्कवरर था उसको डॉक्टर टेड जेम्स कहते हैं। टेड जेम्स, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और जो टाइमलाइन थेरापी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं उन तमाम इश्यूज़ के लिए जिनका ताल्लुक़ किसके साथ होता है, टाइम के साथ होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सारे इशू ही टाइम के साथ होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ इश्यूज़ का टाइम के साथ इस तरह लिंक होता है कि या तो वो आपका पास्ट में कोई प्रॉब्लम होता है जो आपको फ्यूचर में तंग कर रहा होता है। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है, और कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में होते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका आपको कोई पता नहीं, वो सडनली हो सकते हैं किसी भी टाइम। यू डोंट नो द टाइमिंग्स, यू डोंट नो द टाइमिंग्स। इसीलिए मैं टाइमलाइन थेरापी जो है ना, उन तमाम इश्यूज़ को डील करती जिनका तल्लुक़ किसके साथ होता है, टाइम के साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, जैसे मैंने कहा कि आप कहेंगे कि जी सारे इश्यूज़ ही टाइम के साथ होते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ का आपको पता ही नहीं होता कि कब हो जाए, ठीक है। अब टाइम की मिसाल कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आपको ऐसे रिपोर्ट करता है कि जब भी मैं लोगों में बैठता हूँ तो मुझे एंग्जाइटी होती। इसका मतलब है ख़ास टाइम की बात हो रही। किसकी बात हो रही? तो इसलिए इसकी टाइमिंग डिफ़ाइन है, इसकी टाइमिंग डिफ़ाइन है। जी मैं लिफ्ट में जैसे ही एंटर होता हूँ तो मुझे पैनिक अटैक होता, तो ये टाइमिंग है। क्या है? टाइमिंग है। या टाइमिंग कैसी हो सकती है कि मैं जब भी अकेला बैठता हूँ और ये चीज़ सोचता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होता, ये भी टाइमिंग है। पॉइंट क्लियर? तो टाइमलाइन इंटरवेंशन जो है, टाइमलाइन थेरापी जो इंटरवेंशन है, ये तमाम उन इश्यूज़ को डील करती है जिनका तल्लक टाइमिंग के साथ होता है। किसके साथ होता है? टाइमिंग। अब टाइमिंग जो है ना, यहाँ पे टाइमलाइन थेरापी जो है वो टाइमिंग दो तरह डिवाइड की जाती है। एक टाइम ऐसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे ये ड्रा करवाऊँ तो ये क्या चीज़ है? लाइन है। वेरी गुड। मैं इसको टाइम लाइन कह सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ तक जा रहा हूँ, कुछ टाइम लगा, तो मैं इसको टाइम लाइन कह सकता हूँ। तो सपोज़ हमारे पास ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन है, क्या है? टाइम लाइन। अब टाइम लाइन का इसको अगर आप थोड़ा सा ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ कनेक्ट करें तो इसको हम लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। लाइफ लाइन हम क्यों कह सकते हैं? बिकॉज टाइम इज़ लाइफ, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जी मेरी ज़िंदगी 60 साल है, तो इसका मतलब है 60 साल का टाइम लाइफ है ना। अब आपकी जो लाइफ लाइन होती है ना, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। किसी भी टाइम 3 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट होते हैं। एक टाइम वो होता है जहाँ पे आप ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट वो होता है जब आपने इस ज़िंदगी को एंड होगी आप और आप नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ये होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका मिड में होता है जहाँ पे आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। अब प्रेजेंट से आगे एक टाइम होता है जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, यहाँ तक। और वेरी सिंपल,
इसके पीछे क्या होता है, पास्ट होता है। अब होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो टाइम लाइन से कनेक्टेड होते हैं। कुछ इश्यूज हमारे ऐसे होते हैं जिनका तल्लक फ्यूचर के साथ होता है। किसके साथ होता है? फ्यूचर के साथ होता है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनका तल्लक पास्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? जी, पॉइंट क्लियर। कुछ ऐसे इश्यूज, वैसे तो देखा जाए कि जितना भी आप इश्यूज कभी भी फील करते हैं उनका तल्लक जो है वो सारा पास्ट से ही होता है। लेकिन जब हम इस साइंस की रूह से देखते हैं तो इश्यूज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो इश्यूज़ होते हैं जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। वो हम फ्यूचरिस्टिक इसलिए कहते हैं कि उस क्लाइंट को उसकी रीज़न का पता ही नहीं होता कि ये मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, उसको उसकी रीज़न ज़रूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है ही आर शी डजंट नो कि ये मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अगर उसे रीज़न का नहीं पता तो इसका मतलब है फिर उसका इशू फ्यूचर का ही होता है, क्योंकि ही आर शी इज़ अनएबल टू डिग आउट कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों होता है। और जिस तरह अगर ऐसा इशू जो क्लाइंट फेस करता है उसको अगर उसकी रीज़न का ना पता हो, रीज़न एग्जिस्ट करती बट ही शी डजंट नो, उसको हम एंग्जाइटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अननोन रीज़न होती लेकिन क्लाइंट को नहीं पता होता, क्योंकि वो उसके कहीं अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। किस में पड़ी है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंग्जाइटी के आप सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। एंग्जाइटीज़ में आप जब भी क्लाइंट से पूछेंगे कि सपोज़ आप अभी यहाँ पे बैठे, जिस चीज़ से उसको एंग्जाइटी है, आप उससे जब पूछेंगे कि आपको कहाँ एंग्जाइटी है, वो कहता है जब भी मैं लोगों में जाता हूँ तो मुझे पसीने आते हैं या सांस फूल जाता है या हार्ट बीट तेज़ होती है। इसका मतलब उसे सोशल एंग्जाइटी है। क्या है? जब भी आप उससे पूछेंगे कि क्या आपको इसकी वजह का पता है, वो नहीं बता पाएगा। अगर वो नहीं बता पा रहा तो फिर वो एंग्जाइटी एज ए डिसऑर्डर होगा। क्या होगा? देखिए, एंग्जाइटीज़ को हम दो तरह से लेते हैं। एक एंग्जाइटी एज ए डिसऑर्डर होता है और एक एंग्जाइटी एज ए सिम्टम होता है। क्या होता है? समटाइम हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है, उस प्रॉब्लम की जो को मैनिफेस्टेशन है वो एंग्जाइटी वाली होती है, यानी कि हार्ट बीट तेज़ हो रही, पसीना आ रहा है। दैट डजंट मीन कि ये डिसऑर्डर है। समटाइम ये है कि आप परेशान हो जाते हैं किसी बड़े आदमी के सामने बोलते हुए। आप उसको एग्ज़ाम एंग्जाइटी कह लें या स्टेज एंग्जाइटी कह लें, ठीक है। तो वो ऐसे सिम्टम के तौर पे आती है। वो किसके तौर पे आ रही है? सिम्टम। लेकिन जो डिसऑर्डर के तौर पे होती है, डिसऑर्डर के तौर पे उसका निशान ये होता है, उसका साइन ये होता है कि उस क्लाइंट को उसकी रीज़न का नहीं पता होता। उसकी, हाँ, जिस प्रॉब्लम का उसको उसकी रीज़न का नहीं पता, वो सारे फ्यूचरिस्टिक इश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि उनका लिंक फ्यूचर से है। यस, देयर इज़ अ रीज़न प्रेजेंट इन द पास्ट, लेकिन हम यहाँ पे उस साइंस में हम कहते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइंट को उसकी रीज़न का नहीं पता। तो फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट अगर यहाँ पे है तो हो सकता है वो आपसे उठ के 2 घंटे बाद उसी सिचुएशन में जाए, या 2 दिन बाद जाए, या 2 हफ्ते बाद आए, तो उसको उसी तरह का अटैक होता है। तो इसका मतलब उसका फ्यूचर का इशू है। क्या है? अगर आप ये कामयाब हो जाएं डिग डाउन करने में कि ये इसका फ्यूचर का इशू है, तो हम टाइम लाइन को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि टाइम लाइन को आप 2 डिवीजन में सेपरेट कर सकते हैं। एक टाइम लाइन फ्यूचरिस्टिक इश्यूज़ के लिए होती है और एक टाइम लाइन इंटरवेंशन जो है वो पास्ट इश्यूज़ के लिए होती है। अब पास्ट इश्यूज़ के लिए वो कौन से प्रॉब्लम है? फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, एंग्जाइटी, ठीक है। एंग्जाइटी में आगे फर्दर बहुत सी चीज़ें, जिस तरह सोशल फोबिया है, ठीक है, ये सारी एंग्जाइटीज़ हैं। जिस तरह ऑब्सेशंस हैं, क्या हैं? ऑब्सेशंस हैं, ठीक। इवन एंगर है, क्या है? सम टाइम ये फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव इमोशंस में और जो आता है, यानी कि एंग्जाइटी, सारे ये कैटेगरीज, एंग्जाइटीज़, फोबिया, सारे ऑब्सेशंस इसी फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में, ठीक है। यू डोंट नो द रीज़न।
समटाइम हाँ, मैं एक आपका क्वेश्चन और ये हो सकता है कि नहीं सर हमें रीज़न का तो पता है। कैसे? कि जैसे मैं लिफ्ट में एंटर होती हूँ तो मुझे पैनिक अटैक होता है। आप कहते हैं मैं ये लिफ्ट इज़ द रीज़न। नो, लिफ्ट इज़ नॉट द रीज़न। लिफ्ट एक सिचुएशन है। अगर लिफ्ट रीज़न हो तो फिर हर उस बंदे को एंग्जाइटी हो जो लिफ्ट में जा रहा है। पॉइंट क्लियर? अगर सोशल एंग्जाइटी सोशल रीज़न है, यानी कि लोगों का इकट्ठा होना रीज़न है, तो फिर हर बंदे को वो होना चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादा। इसका मतलब है कि लोगों का ज़्यादा होना, लिफ्ट का होना, ठीक है, किसी माउंटेन के ऊपर जाके, या वो क्या है, वो फोबियाज़ है। क्या हैं? वो सही सेंस में एंग्जाइटीज़ हैं, क्योंकि उनको वो सिचुएशन तो आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये मुझे प्रॉब्लम, लेकिन रीज़न नहीं कह सकते आप। पॉइंट क्लियर? आइसोलेशन एंग्जाइटी भी हो सकती है, ठीक है। आप बंद स्पेसेस में एंग्जाइटी हो सकती है आपको, ठीक है। क्लोज एरियाज़ में, जब क्लोज एरिया का मतलब आप अकेले हैं तो ये आपके लिए क्लोज एरिया, तो इस सिचुएशन में हो सकती है आपको, ठीक है। तो अगर हाँ, अगेन आप सोचें कि जब मैं अकेली बैठती हूँ तो मुझे एंग्जाइटी होती है और उसकी रीज़न आपके पास कोई नहीं है तो वो एंग्जाइटीज़ में आएगी। हाँ, अगर आपको रीज़न लगता है कि आप अकेले बैठते हैं और आप ऐसे ही आपकी सोच जाती है कि मैं जब 12 साल की थी तो मैंने अपनी छोटी बहन को थप्पड़ मारा था, तो वो आप उससे आप गिल्टी फील होते हैं। क्या होता है? उस गिल्ट की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए या आपको अच्छा ना लगे, तो इसका मतलब है वो इशू कहाँ का है? पास्ट का, बिकॉज यू नो द रीज़न। तो जो पास्ट में इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ठीक है, PTSD है, ठीक है। उसके अलावा गिल्ट है। क्या है? गिल्ट है, शेम है, और क्या हो सकता है? रिग्रेट है। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये वो कंडीशंस हैं जिससे आप, अगर आपको इवन गिल्ट है ना तो आपको चैन ही नहीं आता। ये उनसे पूछें जिसको कभी फील हुआ हो, ठीक है। हालांकि हमारे लिए बड़ा छोटा सा वर्ड है, ये उसको सही फील होता है जो इसको महसूस करता है। तो पास्ट वाले इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? जिस तरह गिल्ट है, कोई ट्रामा है, शेम है, रिग्रेट है, तो ये कहाँ के इश्यूज हैं? पास्ट के इश्यूज हैं। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपके जो नॉर्मल लाइफ, ये नॉर्मल लाइफ के इश्यूज हैं और ये न्यूरोटिक इश्यूज हैं। क्या हैं? आपको पता है न्यूरोटिक इश्यूज वो होते हैं जिसमें आप रियलिटी ऑफ लाइफ से अवेयर होते हैं, ठीक है। लाइक दीज इश्यूज आर नॉट लाइक स्किज़ोफ्रेनिया या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर, ये उस तरह के नहीं है। ये किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं? ये डेली लाइफ के इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी डेली लाइफ के इशू, ये ऑलमोस्ट कोई 20 के करीब इश्यूज बनते हैं। और आपकी जो पॉपुलेशन, जो क्लाइंटेज आपके पास आता है, उसके 70% को ये कवर करते हैं। यानी कि आप जो रूटीन में देख रहे होते हैं क्लाइंट्स, वो ये ऑलमोस्ट 70% यही इश्यूज होते हैं। इसका क्या मतलब है? आपके लिए टाइमलाइन इंटरवेंशन जो है ये बहुत यूज़फुल चीज़ है कि लाइक आप अपनी क्लिनिक में 70% केसेस सिर्फ टाइमलाइन से कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये टाइमलाइन के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब टाइमलाइन को आप सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे? टाइमलाइन बेसिकली इज़ अ ब्रीफ इंटरवेंशन। क्या है? ब्रीफ इंटरवेंशन, ठीक है, in which you use active imagination of the client to resolve their problems। आप उनकी एक्टिव इमेजिनेशन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सम टाइम ये होता है कि टाइमलाइन आप इसको अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू कैन आल्सो यूज़ टाइमलाइन विद हिप्नोसिस। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है वो स्विश पैटर्न को हिप्नोसिस के साथ कनेक्ट करके किया था, तो उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। बिकॉज ये जो टाइमलाइन थेरापी है, दिस इज़ एन NLP बेस्ड कम्युनिकेशन अप्रोच। तो व्हेन यू यूज़ एन NLP कम्युनिकेशन अप्रोच ड्यूरिंग अ हिप्नोटिक स्टेट, दैट विल गिव यू अ मच बेटर रिजल्ट्स एज़ कम्पेयर्ड कि आप उसको अलहदा यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब अगर आपकी इजाज़त से मैं टाइमलाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं कि एक पार्ट हमारा फ्यूचर वाला और दूसरा पास्ट वाला, तो हम पहले फ्यूचर वाले को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? अब फ्यूचर वाले को देखने के लिए फिर आप पूरे सेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे यहाँ हमारा जो सेशन जाएगा ना, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन जाएगा, उसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कॉमन में हम क्या करते हैं कि हम एक ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे क्लाइंट से। क्या लेंगे? ब्रीफ हिस्ट्री हम लेंगे।
ब्रीफ हिस्ट्री के बाद क्या है कि हम उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, जो क्लाइंट प्रेजेंट कर रहा है, उसको हम असेस करेंगे। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बाद हम उसकी चंकिंग करेंगे। क्या करेंगे? चंकिंग आप अच्छी तरह जानते हैं कि चंकिंग एक एनएलपी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज। आप तमाम इश्यूज को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट आपने उस इशू को मैनेज करना है जो वो प्रायोरिटाइज करता है कि ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जब प्रायोरिटाइजेशन हो जाती थ्रू चंकिंग, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं फर्दर? एक और टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। वेरी गुड। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि एग्रीमेंट एक ऐसी कम्युनिकेशन अप्रोच है जिसमें हम क्लाइंट का उसका जो प्रायोरिटाइज इशू है उसको सेंसिटाइज करते हैं। क्या करते हैं? उसका जिक्र, यानी कि हिस्ट्री लेने के बाद जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि हमने उसका एक इशू प्रायोरिटाइज कर लिया, वो फर्स्ट नंबर पे है, हम उसको सेंसिटाइज करते हैं। हम 2-3 दफ़ा उसका जिक्र करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर करें, ठीक है, इसको ख़त्म कर दें जी, हो जाए फिर, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के बाद फिर एक दफ़ा हम कहेंगे जी कर दें, जी कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि हम इशू को सेंसिटाइज इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऊपर आ जाता, फिल्टर हो के ऊपर आ जाता, तो ऊपर वाले इशू को वाइप आउट करना हमारे लिए आसान होता। गॉट इट? तो एग्रीमेंट करने के बाद हम ज़ाहिर है जब टाइमलाइन इस्तेमाल करेंगे तो हम एग्रीमेंट सिर्फ इन्हीं इश्यूज़ में से अगर कोई इशू आ रहा तो हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जो एक्सपोज कर लेते हैं कि वो इशू जो है वो हमें एंग्जाइटी बताता है। क्या बताता है? एंग्जाइटी, किसी तरह की भी एंग्जाइटी। तो हम उसी टाइम सोच लेते हैं कि मैंने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी? टाइमलाइन। और टाइमलाइन को कौन सी डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है? फ्यूचर में इस्तेमाल करना है जी। अब टाइमलाइन को हमने फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, ये अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें काइंडली। हमारे पास एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट में अगर देखिए आज हम टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे हैं और टाइमलाइन के इशू को हम कुछ सैंपल के तौर पे हम एक्सप्लेन करें, तो मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन आप 2 डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, एक फ्यूचर में और एक फ्यूचर में। हम उन तमाम इश्यूज़ को डील करते हैं जिनका क्लाइंट को उसकी रीज़न का नहीं पता होता, लेकिन इशू हो रहा है। अब आपसे बड़े क्वेश्चन लोग कर सकते नहीं कि ऐसा तो कोई इशू नहीं होता जिसकी रीज़न ही ना हो। मैंने वो भी आपको आंसर कर दिया, येस देयर इज़ ऑलवेज रीज़न, बट वो रीज़न उसके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, उसे पता ही नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? अगर आपने कभी साइकोलॉजी में फ्राइड को पढ़ा हो तो फ्राइड यही कहता है कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट लाइफ में, स्पेशली जब आप बचपन आप जैसे स्पेंड कर रहे होते हैं। बचपन आपका डिफ़ाइन करता है कि आपने अडल्ट लाइफ कैसे गुजारनी। सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको याद है कि आपकी 3 इयर्स में अप टू 3 इयर्स या इवन 4 इयर्स तक आप कभी डरे हो? डर लगा हो? लगा तो होगा ना। आपको साइकोलॉजी ये भी बताती है कि जब भी इंसान पैदा होता है तो उसमें 2 डर ज़रूर होते हैं, यानी कि, और उसमें कोई लर्निंग नहीं होती, बिल्कुल एक प्लेन पेपर की तरह इंसान होता है, लेकिन उसमें एक डर शुरू से ही होता है जिसे हम फियर ऑफ फॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि इवन बच्चा जो है ना वो 6 माह का भी हो ना, तो जब कहीं उतरने लगे तो वो स्पोर्ट के साथ उतरता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह उस साल उन दिनों बच्चा किसी चीज़ से भी डर सकता है, बच्चा किसी चीज़ से भी डर सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चे को अगर आप बल्कि बहुत करीब करके अपने उसको देखेंगे तो आप एक डरावनी शक्ल उसको लगेगी। कभी आप इसका फ़ोटो लेके देखिएगा, ठीक है ना, तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये बच्चा क्यों डर जाता है। या फ़र्ज़ करें बच्चा एक कमरे में एंटर हुआ है, कार्टून बहुत सा डरावना सा कार्टून उसने देखा, बच्चा डर गया। अब जब वो बड़ा होता है वो उसको याद नहीं होता कि मैं डरा था, लेकिन रीज़न उसकी पड़ी हुई। हो सकता है कि कभी वो उसी तरह के सिनेरियो से गुजरे और वही उसका अनकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करे, उसको उसी तरह फीलिंग्स आए। इसका मतलब रीज़न पीछे पड़ी हुई, और रीज़न किस एज में पड़ी हुई है? 3-4 ईयर में, जो अभी भूल चुकी है हमें।
तो अनकॉन्शियसली हमें, हमारा अनकॉन्शियस हमें बार बार उसको ट्रिगर करेगा। पॉइंट क्लियर? तो हम फिर क्या करते हैं, हम टाइमलाइन के ज़रिए अनकॉन्शियस को ही एक्टिव करके हम उसका जो एंग्जाइटी की रीज़न है हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या रीज़न है। हम उसको एक ऐसी स्टेट में ला के उसका अल्टरनेट हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? अल्टरनेट रखते हैं। उसको हम कभी भी देखें, वो खुद ब खुद मास्क हो सकता है, वो छुप सकता है प्रॉब्लम। पॉइंट क्लियर? आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक मॉडल ऑफ द माइंड भी बताया था कि मॉडल ऑफ द माइंड जो है ना, उसमें आपकी जितनी भी सारी मेमोरीज़ हैं वो आपकी सारी सबकॉन्शियस माइंड में होती। किस में होती? तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके वहाँ पे जाकर रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व आसानी से हो सकती है। पॉइंट क्लियर है? बहुत से इश्यूज़ हम आम साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो उससे आप रिजॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ये देखें, NLP जो है, आपने देखा होगा कि NLP आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ बताती है। क्या बताती? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ में क्या है कि क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। फर्ज करें मैं एक क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक डिफरेंट कर रहा हूँ। दूसरे के साथ क्या कर रहा हूँ? डिफरेंट कर रहा हूँ। रिपोर्ट कैसे डेवलप करनी है, ठीक है, ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है, NLP आपको बता चुका है पहले। ठीक है, अगर कोई चेंज आ रही तो उसको बूस्ट कैसे करना है, NLP आपको बता। एंकरिंग है, मेटाफॉर है, ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप NLP को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि आप सबकॉन्शियस माइंड में NLP का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए कौन सी टेक्निक है? हाँ, तो अगर आप हिप्नोसिस के साथ टाइमलाइन को इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारे प्रिंसिपल आपने NLP के इस्तेमाल किए तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिससे मैंने आपको एक लास्ट टाइम मिसाल दी थी कि किसी भी क्लाइंट के माइंड को सेट करना ऐसे ही है जैसे आप एक पानी वाली गेम में वो बॉल को बास्केट में डालते हैं कि आपको हर वो अप्रोच इस्तेमाल करनी होती है कि वो कहीं चला जाए। अगर आप बिल्कुल ही साइकोलॉजिस्ट ऐसे बड़े आराम से गुफ्तगू करके अपनी रूटीन में उसको समझाएंगे तो रिज़ल्ट बहुत मुश्किल है। यू हैव टू चेंज यूर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पर्सन। अगर आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे फ्यूचर वाली चीज़ समझने की कोशिश करें कि सपोज़ हमें क्लाइंट एक ऐसा इशू रिपोर्ट करता है जो उसका कौन सा इशू है, फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी कि एंग्जाइटी से रिलेटेड है। तो सपोज़ हमने एंग्जाइटी को प्रायोरिटाइज कर लिया। क्या कर लिया? अब एंग्जाइटी जब प्रायोरिटाइज हो जाती तो आप क्लाइंट से एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है हम कर दें। ठीक है, जब आप करते हैं तो आप उसको फिर सेशन का एक्सप्लेन करते हैं कि आप उन्हें उनसे क्या एक्टिविटी करवानी। तो ये बहुत सी चीज़ें कॉमन रहेंगी जिससे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अच्छा देखें, मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी। जब आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी तो जो आपने ये एक्टिविटी करनी पहले वो समझ लें वो एक्टिविटी क्या है। अब उस एक्टिविटी को आप समझा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लाइंट है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही समझाएं। देखें ये क्या चीज़ है? लाइन है। इसको मैं टाइम लाइन कह सकता हूँ जी, कह सकते हैं। ठीक है, अब टाइम लाइन में आप कहीं प्रेजेंट पे होते हैं। फ़र्ज़ करें अभी आपकी सिचुएशन ये वाली प्रेजेंट पे। ठीक है, आप कम्युनिकेशन इस तरह करें क्लाइंट के साथ। ठीक है, मैंने आपको एक सेशन, अच्छा फिर एंग्जाइटी को ख़त्म कर दें। ठीक है ना, आप बार बार उसके ऊपर कभी कभी बीच में फिर आप जिक्र करें ताकि यू नीड टू सेंसिटाइज द इशू। आपने क्या करना है जी? ठीक है ना, फिर ये आपके सामने एक टाइम लाइन है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये आपका फ्यूचर है। आपको ऐसे ही है ना, क्योंकि आपने एंग्जाइटी को प्रायोरिटाइज कर दिया तो मैं आपको ऐसे ही है ना कि जब फ़र्ज़ करें आप यहाँ से उठें और जिस जगह आपको एंग्जाइटी फील होती है आप वहाँ पे जाएं तो आपको ना हो, यही चाहते हैं ना? ठीक है, कभी भी, यानी कि 2 दिन बाद जाएं उस जगह पे, 3 दिन बाद जाएं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? उस जगह पर जाके जहाँ पर मुझे एंग्जाइटी होती है वहाँ पर एंग्जाइटी ना हो। नहीं, ये आपने मुझे वो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आपने पॉजिटिव लाइन मुझे बतानी, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन नेगेटिव थिंग्स। सो व्हाट यू वांट कि आपको एंग्जाइटी ना हो तो क्या हो? बेटर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, यू नीड, यू वांट कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और रिलैक्स रहें।
देखिए आपने वो वर्ड लिख लेने हैं, आपने एक ना स्क्रिप्ट बनाना है कि जब आप उसको हिप्नोटाइज करें तो आपने उसको वर्ड्स वो स्टेटमेंट बोलनी है। उस स्टेटमेंट को हिप्नोसिस की लैंग्वेज में हम सजेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आपने उसको सजेशंस देनी है। और सजेशन आपने कैसे देनी है? सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलने, साथ आपने उसको स्ट्रक्चर भी देना है। क्या देना है? अब स्ट्रक्चर ये वाला, टाइमलाइन एक स्ट्रक्चर है। टाइमलाइन क्या है? क्योंकि आपके वर्ड्स जो है ना इस टाइमलाइन के साथ हम चलाएंगे, क्योंकि टाइमलाइन अगर हम नहीं देंगे, हम सिर्फ वर्ड्स भी तो दे सकते हैं ना क्लाइंट को, तो वर्ड्स सही फिट नहीं होते आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि योर सबकॉन्शियस माइंड प्रेफर इमेजेस देन वर्ड्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? प्रेफर्स इमेजेस। आपने साथ इमेज को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। वो कैसे करना भी आपको मैं बताता हूँ जी। तो आपने जो सजेशन में वर्ड्स देने हैं, वर्ड्स किसके साथ आपने देने? स्ट्रक्चर के साथ। किसके साथ? ताकि जो आप सजेशन दें वर्ड्स की शक्ल में वो अच्छी तरह फिक्स हो जाएं। ठीक है, इमेजिनेशन में। पॉइंट क्लियर? अब आपने क्या, क्लाइंट से फिर दोबारा जी ठीक है कर दें, यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ से आप जब भी जाएं उस सिचुएशन में तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली फील करें। जी सर। ठीक है ना? अब यहाँ से आपने अल्टरनेट वर्ड्स शुरू कर देने, आपने एंग्जाइटी की बात ही नहीं करनी। एक ये भी अप्रोच है। ठीक है, साथ साथ यानी कि आप इसको बार बार हाईलाइट ना करें। अभी चाहे आप मेरे से कम्युनिकेट ज़रूर कर लें, लेकिन अभी भी आप मेरे साथ हिप्नोटिक स्टेट में हैं। क्लाइंट जब भी आपके पास आता है वो आधा हिप्नोटिक स्टेट में ही होता है, क्योंकि सजेस्ट होता है तो आपके पास आता है, उसका ट्रस्ट होता है तो वो आपके पास आता है। लेकिन अगर आप हैवी फ़ी चार्ज कर रहे हैं, अब ज़ाहिर जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो 5-6 हज़ार से तो कम चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी के पास 5000 दे के जा रहे हैं तो क्या उसको ट्रस्ट नहीं होगा? होगा तो वो आया। ठीक है, आधा वो हिप्नोटाइज है, आधा वो पहले से सजेस्टेड। तो आप कोशिश करें इस कंडीशन में वो लफ्ज़ बोला करें जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। आप अच्छे लफ्ज़ बोलना शुरू कर दें ना, ये भी एक अलहदा माइंड साइंस है कि वो आपके माइंड में फिक्स होना शुरू हो जाते हैं। वो एक अलहदा टेक्निक है। कभी हम इसको एफर्मेशन के एंगल से भी इसको देखते हैं कि टेक्निक है फर्दर एनएलपी की। तो आपने वर्ड्स कौन से यूज़ करने जो अल्टरनेट आपका क्लाइंट चाहता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी। जब आपकी आइज़ क्लोज होंगी ना तो मैंने आपसे एक एक्सरसाइज करवानी, वो समझ लें। ठीक है, जब आपकी आइज़ क्लोज होंगी तो मैं आपको ना ये लाइन इमेजिन करवाऊँगा। जब आप लाइन इमेजिन करेंगे तो आप लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से मुझे सिग्नल देंगे। आपकी आइज़ क्लोज होंगी, यू विल नॉट बी अलाउड टू स्पीक। आपने सिर्फ किस से मुझे इशारा करना कि जैसे आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी मैं आपको ये टाइमलाइन इमेजिन करवाऊंगा। जब आप इमेजिन करेंगे तो मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा देंगे। जैसे इशारा आएगा फिर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लेके जाऊंगा। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी आपकी, आप इसको फील करेंगे। ठीक है, लफ्ज़ आपने 2 बोलने हैं। लफ्ज़ आपने क्या बोलने हैं? 2, उनमें से एक आपने बोलना है। या आप फील बोल सकते हैं या आप इमेजिन बोल सकते हैं। उर्दू है तो आप, उर्दू स्पीकर है तो आप उसका उर्दू करके देख लो। देखिए अब आपने फील किसको बोलना और इमेजिन किसको बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम सिर्फ इसी लफ्ज़ के गलत इस्तेमाल से, अल्टरनेट गलत इस्तेमाल से हो सकता है आपकी टेक्निक चेंज हो जाए, आप इफेक्ट ही ना आए। ये वर्ड्स की यानी कि ये इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी के लिहाज से 2 तरह के लोग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कि कुछ लोग सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, इवन यानी कि आंखें बंद करें तो उनको इवन चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए आप सबसे कहूँ कि कैन यू प्लीज़ क्लोज योर आइज। जी, कैन यू प्लीज़ क्लोज योर आइज एवरीबॉडी। अब बंद आंखों से आपने अपने सामने कोई चीज़ देखें कि आपको कोई चीज़ नज़र आ रही। विद क्लोज आइज, जिनको आ रही प्लीज़ रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, हैंड्स डाउन प्लीज़। जी, जिनको अभी आ रही है एक दफ़ा और हाथ खड़ा करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोग हैं।
यू कैन एनीथिंग यू कैन इमेजिन, कोई ब्लाइंड हो सकती है, कोई चीज़ क्लाउड हो सकता है, कोई कलरफुल कोई चीज़ हो सकती है। जी हैंड्स डाउन प्लीज़, जी आंखें खोलें प्लीज़। अब इस टेस्ट को हम इमेजिनेशन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हल्का सा टेस्ट कर ले हिस्ट्री लेते हुए, कैन यू प्लीज़ क्लोज यूर आइज, क्लाइंट से कहें अगर वो इमेजिनेशन, हाँ आपने यहाँ पे ना क्लाइंट को ऑप्शन देना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि NLP गिव्स यू द चॉइसेस, कभी भी क्लाइंट को फोर्स ना करें। फॉर एग्जांपल मैं ये भी तो कह सकता था कि कैन यू प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड सी द नेम ऑफ अल्लाह रिटन ऑन द वॉल। मैं ये भी तो कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसको अल्लाह नज़र ही ना है, उसको अल्लाह नज़र ही ना है, लेकिन वो इस सोच में पड़ जाए कि मुझे अल्लाह क्यों नज़र नहीं आया। और इसी सोचता सोचता जब आपका सेशन ख़त्म हो, घर जाए जब, तो सारे घर वालों से यही एक्सरसाइज करवाए कि कैन यू प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड सी रिटन अल्लाह ऑन द वॉल, एंड उनमें से 4 लोगों को आ जाए। आप और परेशान कि मुझे क्यों नहीं आया, नया इशू। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि साइकोलॉजिस्ट कैन आल्सो क्रिएट एन इशू इन योर लाइफ, और NLP आपको उससे बचाता है कि आपने बचना कैसे, आपने कितनी कम्युनिकेशन करनी। सपोज हाँ आप उसके लिए ऑप्शन छोड़ दें। क्या छोड़ दें? ऑप्शन छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल कैन यू प्लीज क्लोज योर आइज एंड सी समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये NLP बता रहा है कि आपने बात कैसे करनी, आप उसके ऊपर ही छोड़ दें। देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी इमेजिनेशन है या नहीं है। अगर उसको कुछ नज़र आ रहा है तो ये हाईली इमेजिनेटिव है। हाईली इमेजिनेशन के भी कैटर्स हैं। अगर उसको कलरफुल, आप पूछें कि जो चीज़ आपको नज़र आई है या नहीं आई, अगर आई है तो वो कैसी है, कलरफुल है, आप इवन उससे पूछें भी ना। ये भी मैं नेक्स्ट लेवल आपको उसके पूछने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ आपको इतना फ़ायदा हो रहा है कि कुछ आया या नहीं आया, ये फ़ायदा है। नेक्स्ट आप ये पूछ सकते हैं कि अच्छा जो चीज़ आपको नज़र आई है वो कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है ना, आप में से कलरफुल किसको नज़र आया था? वेरी गुड। ठीक है, द पीपल हु कैन इमेजिन वे इन द कलर्स, दे आर हाईली इमेजिनेटिव, दे आर हाईली इमेजिनेटिव। और जिनका कलरफुल नहीं था वो बताएं काइंडली। जो डार्कनेस है या ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हो सकती है, वो इमेजिनेटिव हैं लेकिन इतने इमेजिनेटिव नहीं। पॉइंट क्लियर? Sir, I have a question. जी। If a person didn't have enough imagination and strong imagination, what should be the alternate way? कि हम उसको कैसे? वेरी गुड। आप उसके लिए लफ्ज़ फील का इस्तेमाल करवाएंगे। इसी बैक एंड पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपका क्लाइंट इमेजिनेटिव है तो आप उसे इमेजिन करवाएंगे। क्या करेंगे? आपने सेशन दिया, देखें मैंने आप टेस्ट कर लिया कि आप इमेजिनेटिव हैं या नहीं है। मैं इसके ऊपर पहले बता रहा था कि आपने ये टेस्ट करना कि आपने किन चीज़ों का ख्याल करना, पहले वो समझ लें। जी, आपको पता चल गया कि ये क्लाइंट आपका इमेजिनेटिव है या नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? यानी कि जैसे ही टेस्ट ख़त्म होता है, फ़र्ज़ करें उसको कोई चीज़ इमेजिन ही नहीं हुई, तो वो कहता नहीं जी मुझे नहीं हो रही। आप आंखें खुलवाते, मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कुछ नज़र आए फिर भी वेरी गुड, कुछ नज़र ना आए, कीप इन माइंड यू आर डीलिंग अ वेरी सेंसिटिव क्लाइंट। आपने दोनों साइड में, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा हो गया। क्योंकि हमारा hypnotic जो state होती है वो negative lines को prefer नहीं, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं। देखें फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जी आपको इमेजिनेशन नहीं हुई, सपोज यूजुअली हम वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो क्लाइंट, वो डॉक्टर आपसे पूछ रहा होता है। अच्छा कोई चीज़ नज़र आ रही है तो यूजुअली क्लाइंट ये समझता है कि हाँ मुझे नज़र आएगा तो ये अच्छी चीज़ होगी शायद। अगर इनकेस नज़र नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कहता और आप इसी माइंड में चलिए मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई, कहीं ये कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं ये प्रॉब्लम नहीं, ये पर्सनैलिटी टाइप है। एक पर्सनैलिटी टाइप इमेजिनेटिव होती है, एक नॉन इमेजिनेटिव होती है। क्या होती है? जो इमेजिनेटिव होते हैं वो इमेजिन ज़्यादा करते हैं, जो नॉन इमेजिनेटिव होते हैं वो फील ज़्यादा करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी पर्सनैलिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर पर्सनैलिटी के अपने ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, जो फील करने वाले लोग होते हैं उनकी डायनेमिक्स कुछ उनको आपने सजेस्ट डिफरेंट तरीके से करना होता है। जैसे आपको पता चला कि ये फीलिंग वाली बंदी, आप उससे वॉइस टोन आपकी स्लो हो जानी चाहिए, बिकॉज द पर्सन हु फील
दे वांट टू लिसन इन वेरी लो वॉइस टोन, और वो बोलेंगे भी ऐसे। आप इस चीज़ को दूसरे एंगल से, दूसरी टेक्निक से वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदी यूजुअली स्लो आके बोलती है ना, तो वो फील ज़्यादा करेगी। तो जब आप उसको टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके मुताबिक करेंगे जो टेस्ट आपने किया। सपोज वो फीलिंग वाली है तो आप उसे क्या कहेंगे, जैसे मैं आपको एक सेशन दूंगा, ठीक है, जैसे आपकी आइज़ क्लोज हो जाएगी, मैं आपको ये लाइन फील करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? देखिए, एक वर्ड की बड़ी अहमियत है, ये मैं आपको बता दूँ। फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट इमेजिनेटिव ही नहीं, फ़र्ज़ करें मैं जब उसे कहता हूँ कि जस्ट इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर ऑन द टेरेस ऑफ योर होम, वो इमेजिन ही नहीं कर सकती, तो वो तो कहेगी मैंने तो इमेजिन नहीं किया, इसका मतलब मेरा अगला सेशन हुआ ही नहीं समझ आई। देखिए, आपने क्लाइंट के साथ किस किस लेवल पे क्या बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लाइंट को एक मोटा सा सेशन दिया ना, तो आपको रिजल्ट भी एक मोटा सा ही आएगा। मोटा समझते हैं क्या होता है? ऐसे ही, ठीक है, हल्का सा, सरसरी सा। वेरी गुड। सो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं आपको एक सेशन, देखिए क्लाइंट के साथ आपने बार बार इसी तरह बात कर सकते हैं, ताकि आपने उसका जो ये वाला पॉइंट है इसको हाईलाइट भी करें। आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ, आप ये टेस्ट कर चुके हैं, अब आपको पता है इमेजिनेशन का करना है या फील के साथ जाना है। जैसे आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी, मैं आपको ये टाइमलाइन फील करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा? फील या इमेजिन। तो जैसे फिर आप इस प्रेजेंट सिचुएशन पे आएंगे, फिर जैसे आप प्रेजेंट सिचुएशन को फील करेंगे, तो फिर आपने मुझे फिंगर से इशारा करना। पॉइंट क्लियर? फिर मैं आपको यहाँ से आपको एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट में लेके जाऊँगा जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फील होता है। क्या होता है? आप समझाते हुए जहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फील होता है, ये एंकर भी आपने दे दिया, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फील होता है, देन आप मुझे फिंगर से इशारा करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे फिंगर से इशारा आएगा, नो यू आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। जैसे आपको फिंगर से इशारा आएगा, यू विल बी लिसनिंग दिस साउंड। जैसे आपको ये साउंड आएगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। पॉइंट क्लियर? जैसे जैसे यू विल बी स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स, आपके राइट हैंड में ये बॉल पॉइंट होगा, ठीक है, यू विल स्टार्ट ड्राइंग अ सर्कल क्लॉकवाइज ऑन दिस पेपर। जैसे जैसे आप और रिलैक्स होते जाएंगे, कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, यू विल बी मोर रिलैक्सिंग एंड कॉन्फिडेंट। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपका सजेशन 4 सेगमेंट्स में होना चाहिए। कितने सेगमेंट्स में होना चाहिए? अब सुने कैसे होना चाहिए। पहली आपकी लाइन क्या होनी चाहिए कि जैसे ही आप उस सिचुएशन में फील करेंगे, साथ में आपने ये लफ्ज़ बोलना है कि अच्छा आपने फील पता कैसे करना है, इतना मैक्सिमम फील करें कि ये आपके लिए आखिरी दफ़ा है, कर लें जितना करना। पॉइंट क्लियर? जैसे आपकी ये फीलिंग होगी या इमेजिनेशन होगी, यू विल बी लिसनिंग दिस साउंड। जैसे आपको ये साउंड आएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। जो उसने लफ्ज़ बोले होंगे आपने वो यूज़ करना। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट क्या होगा? एज यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, यू विल स्टार्ट ड्राइंग अ सर्कल क्लॉकवाइज। अब जैसे ही 1-2 आपने ये कहते रहना जब तक वो सर्कल ड्रा शुरू ही नहीं करता। जैसे वो 1-2 सर्कल बना लेता है, तो आपका जो मैसेज है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। कैसे? कि एज यू फील मोर रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, प्लीज ड्रा द सर्कल फास्टली। ड्रा द सर्कल, इसका क्या मतलब है? रफली अगर मैं आपसे कहूं कि जब सर्कल ड्रा होता है तो हम उसको 25% आउटकम कह सकते हैं रफली। जैसे सर्कल वो तेज करता है तो मैं कहां पे पहुंच गया हूं, रफली हम क्वालिटेटिवली कह रहे हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या कहते हैं कि जैसे आप और अच्छा फील कर रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, प्लीज ड्रा द सर्कल डीपली एंड फास्टली so that you will be feeling confident and relaxed forever। जैसे वो डीपली और फास्टली करता है तो आपका जो चौथा पॉइंट है, चौथा सजेशन है, वो वैसे चेंज हो जाएगा। When you feel that this level of confidence and relaxation is okay for you, you can stop drawing the circle and give me the signal with your left index finger। Point clear? अब थोड़ी देर में विद इन मोमेंट्स जैसे ही आपको लगेगा कि ये फास्ट ट्रैक पे आया है, साथ जो चौथा सजेशन के साथ आप एंकर भी देंगे। क्या देंगे? क्योंकि आप ऑलमोस्ट 75% आउटकम पे पहुंच चुके हैं।
जैसे आपको लगा कि यू आर फीलिंग ओके, दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज ओके फॉर यू कैन स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड गिव मी द सिग्नल विद योर लेफ्ट हैंड। जैसे वो फिंगर से इशारा आएगा, यू कैन स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड गिव मी द सिग्नल विद योर लेफ्ट इंडेक्स। आपको मोमेंट्स में ये काम नजर आएगा, स्टॉप होगा और फिंगर से इशारा आएगा, देन आई विल बी काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 एंड एट 10 यू विल ओपन योर आइज। जैसे वो आइज खोलेगा तो आपने अगला काम क्या करना है? वेरी गुड, ब्रेक द स्टेट। क्या करना आपने? तो जैसे ब्रेक द स्टेट आएगा, तो मैंने आपको सेशंस के 3 हिस्से बताए थे। तो ये सारा हिस्सा कौन सा है? प्री हिप्नोटिक सेशन है। क्या है? जिसमें आपने हिस्ट्री ली, आपने चंकिंग की, उसका प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज किया, एग्रीमेंट किया, उसके बाद आपने एक टेक्निक यूज़ की। कौन सी टेक्निक यूज़ की? प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? एंग्जाइटी। और टाइमलाइन इंटरवेंशन इज़ वेरी बेस्ट टेक्निक फॉर मैनेजिंग एंग्जाइटीज़। आपने ये प्रॉपर टाइमलाइन टेक्निक इस्तेमाल की, जिसमें सही आपने एक इंटरवेंशन वाला सेशन किया। जैसे ये टेक्निक स्टॉप होती है, तो आपका जो तीसरा सेशन है वो क्या होता है? पोस्ट हिप्नोटिक सेशन। पोस्ट हिप्नोटिक सेशन स्टार्ट ही एक टेक्निक से होता है, जिसे हम कौन सी टेक्निक कहते हैं? ब्रेक द स्टेट। जैसे ब्रेक द स्टेट ख़त्म होती है, साथ आपको मेटाफॉर भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? मेटाफॉर आप ऐड कर सकते हैं। साथ में आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के हवाले से कुछ काउंसलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको इंटरवेंशन पूरे सेशन का एक मॉडल बताया था, वो क्या है? TCS। ये T फॉर थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, जिसमें आपने टाइमलाइन दिया। C फॉर काउंसलिंग, आप ऑप्शन देते हैं। क्या देते हैं? कोई आपको उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ऑप्शंस नज़र आ रहा है तो आप वो दे सकते हैं। साथ में आपको स्ट्रेटजीज बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? स्ट्रेटजीज़ में न्यूट्रिशन के हवाले से हो सकता है, ठीक है, सोशल लाइफ के हवाले से हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको ये चीज़ें भी साथ एंटरटेन कर सकते हैं। जब आप ये तीनों चीज़ों को एंटरटेन करते हैं तो आपका जो आउटकम है वो ज़्यादा बूस्ट भी होता है और परमानेंट भी होता है। जी, पॉइंट क्लियर। तो ये मैंने आपको टाइमलाइन जो है वो बताई है, किस हवाले से? फ्यूचर के हवाले से। आप गूगल में चले जाएंगे, आपको इतनी डिटेल से टाइमलाइन कोई नहीं बताएगा। और ये समझे मैंने आर्ट बताया, ये ऐसी चीज़ें थोड़ी बताई जाती, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड अ डिटेल इंटरवेंशन कि आप टाइमलाइन कैसे करते हैं, ठीक है। कोई नहीं आपको ऐसे बताएं टाइमलाइन ये होती इसलिए यूज़ होती, दैट्स ऑल, ठीक है। तो दिस इज़ द हाई टेक काइंड ऑफ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिर्फ आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट सिर्फ ये टेक्निक आती तो आप 70% ऑफ द इश्यूज ऑफ द क्लाइंट यू कैन मैनेज, सिर्फ एक टेक्निक से। अब जो इसकी दूसरी टेक्निक है वो पास्ट में चलती है। पास्ट में कैसे चलानी है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हम एक सेशन डेमो भी कर सकते हैं। कौन वॉलंटियर कर रहा है? Sir, for dealing anxiety, oftenly we use defense mechanisms. तो अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहा होता है कि he has a problem, तो साथ में उसके इस बात को कुछ जस्टिफिकेशंस भी दे रहा होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं चाहिए, ऐसा हुआ। वो एंग्जाइटीज़ में फॉल ही नहीं करता। तो इसको देखें, कैसे deal करें? मैं आपको बता, देखें एंग्जाइटी की पहली मैंने सिम्टम आपको बता दी कि एंग्जाइटी में आप बेबस होते हैं। आपने देखा कि एंग्जाइटी साइकेट्री वालों को भी होती है, यानी कि एक बंदा जो है साइकोलॉजिस्ट में, इसका मतलब उनके पास भी सोल्यूशन नहीं, क्योंकि उनको उसकी रीज़न का नहीं पता। नहीं समझ आई? उनके रीज़न का नहीं, इसीलिए आपके कंट्रोल से ही नहीं है। यू कांट कंट्रोल एंग्जाइटी एज ए डिसऑर्डर। हाँ, आप सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा हुआ है। तो ये टाइमलाइन थेरापी आप एक क्लाइंट को इस लेवल पे लेके जाते हैं और साथ इतनी टेक्निक्स जब आप अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को रिजॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? इसका मेडिसिन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सिवाय टेम्परेरी आपको सोल्यूशन है इसके। ये नहीं कि मैं आपको ये मेरे पास सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हैं इसके ऊपर, मैंने खुद जो डील किए हुए हैं लोग, ठीक है। मुझे खुद, यानी कि मैं आई वाज सरप्राइज जब मैंने पहला क्लाइंट इसको किया तो बहुत अच्छा उसके ऊपर गया, ठीक है। तो ये आप इसको करेंगे और मैंने आपको बड़े इंटेंसिव तरीके से आपको बताया।
और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं आपने एक सेशन में कितनी टेक्निक यूज़ की हैं। देखें, आपने चंकिंग से स्टार्ट करें। चंकिंग है, एग्रीमेंट है, टाइमलाइन थेरापी है, ठीक है, सेंसिटाइजेशन है। क्या है? आप सेंसिटाइज कर रहे हैं कि व्हेन यू रीच इन द फ्यूचर जस्ट फील इट मैक्सिमम। ये क्या है? फिर डिसेंसिटाइजेशन, फिर इमेजिनेशन, क्या है, फिर हिप्नोसिस, फिर ब्रेक द स्टेट, फिर बीच में कोई मेटाफॉर, एंकरिंग, सर्कल टेक्निक। वेरी गुड, ठीक है। तो ये इतनी चीज, अब सर्कल टेक्निक की फिलॉसफी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, ठीक है। और आपको ये भी बहुत पता है कि ये टाइमलाइन थेरापी जो है वो टेड जेम्स ने दी है, लेकिन मैं जो टाइमलाइन को इस्तेमाल करता हूँ विद हिप्नोसिस एंड सर्कल टेक्निक इकट्ठा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। और इसके ऊपर केस स्टडीज़ भी हैं। आप अगर गूगल करेंगे ना, रफ़ीक डार के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर पेन मैनेजमेंट के ऊपर हमारी स्टडी है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के ऊपर है, मिग्रेन मैनेजमेंट के ऊपर है, हेडेक मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये आर्टिकल पब्लिश है। सर ये माइग्रेन का हवाले से ये दोबारा बता दीजिएगा। तो आप इसको टाइमलाइन के थ्रू कर सकते हैं जी। तो इनिशियली मैं कुछ टेस्ट आपको बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इनकी जो मोडालिटी है या इमेजिनेशन में है, या यानी पूछने के बगैर भी कुछ और चीज़ें भी हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है। सर जब साइकोलॉजिस्ट खुद 3 to 4 लाइन्स प्लीज़। या फिर साइकोलॉजिस्ट खुद साइकोलॉजिस्ट के पास जाए थेरेपी लेने के लिए, तो उसमें बाइसनेस आती है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका बीच में लेवल कितना है। फ़र्ज़ करें मेरे पास बहुत से साइकोलॉजिस्ट भी आ रहे होते हैं तो कोई बाइसनेस नहीं आती। इसमें क्या बाइसनेस? कोई बाइसनेस तो ये होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम, वो कोई, आई डोंट थिंक सो। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनली, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है। हाँ, आप अपने फ्रेंड के पास ना, फ्रेंड से तो आप वैसे ही नहीं ले, आपको वो वर्क नहीं करता। तो आप एक अननोन बंदे के पास भी जाएं, तो मेरे पास कई साइकोलॉजिस्ट भी आए हैं, ठीक है, इवन साइकेट्री के बंदे भी आए। तो ये एंग्जाइटीज़ ऐसे जो आपसे कंट्रोल नहीं होता, ये आपको आप लिख लें कहीं पर। अगर आपको एंग्जाइटी है तो है, उसको टाइमलाइन इस अप्रोच से आप मैनेज कर सकते हैं। सर somehow हमें नहीं पता होता either we are feeling or we can imagine। तो सर इस सिचुएशन में हम क्या करें? आप टेस्ट, मैंने आपको एक इतना बड़ा टेस्ट बताया, प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सर समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है हम फील कर लेते हैं या इमेजिन भी कर लेते हैं। सर जैसे लास्ट टाइम हुआ था, जैसे आपने कहा फील दैट यू आर एट योर टेरेस, सर वो हो गया था। अभी इमेजिन, आई वाज ट्राइंग टू इमेजिन, फॉर्चुनेटली आपने देखें, आपके पास देखें दोनों ही पर्सनालिटीज़ होती हैं, लेकिन एक में आपका ट्रेंड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर आप हाईली इमेजिनेटिव हैं तो आप लो पे फीलिंग है। आप नहीं, इसका मतलब मेरे कहने का नहीं कि आप में फीलिंग ही नहीं है, लेकिन आप फीलिंग को कम उसको ले रहे हैं, इमेजिनेशन आप में ज़्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं, सारी फीलिंग है, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इमेजिन तो करते हैं, लेकिन आप में एट अ टाइम एक चीज़ ज़्यादती होती है, तो आप उसकी डोमिनेंसी है, आप उसकी डोमिनेंट जो पर्सनालिटी उसके थ्रू आप लेके जाएं तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा, उसको अच्छा भी लगेगा जी। जो आपको एंग्जाइटी के अलावा गुस्सा भी बहुत है, ठीक है। एक आर्ट आपको बहुत अच्छा, कौन सा आर्ट करती हैं आप? किस कॉन्टेक्स्ट में? किसी में आपको किस चीज़ का शौक़ है? You can, maybe you are going to design dress for yourself, I don't know. Maybe you have interest for the painting, maybe you have interest for the music. तो ये एक आर्ट होता है। क्या होता है? पेंटिंग है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके अलावा अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह मैंने आपको टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट दिया, तो सपोज़ अगर आपको ये लगता है कि जब आपको ये एंग्जाइटी का इशू होता है, तो क्या आपको ये लगता है कि कोई माजी में चीज़ ट्रिगर करती तो होता है? नहीं, ये पक्का पता है कि नहीं, कोई माजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसे ही है। तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं आपको एक सेशन देता हूँ, उस सेशन में योर आइज़ विल बी क्लोज्ड, और क्लोज आई के साथ जो है हम एक एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज आपने समझ लेनी, ठीक है। तो
तो आपको थोड़ा सा बता सकती हैं, इफ़ यू फील कम, ना भी बताएं तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट इफ़ यू कैन शेयर कि आपको एंग्जाइटी कहाँ पे होती है, किस सिचुएशन में होती है? रीडिंग प्रेजेंटेशंस वगैरह में, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो मेरे लेवल का अप्रोचेबल ना हो, मतलब उससे मिलते हुए, हो, या मतलब पब्लिक प्लेस में ज़्यादा anxiety। सही जब मुझे ऐसा लग रहा हो कि कोई मुझे जज कर रहा है। अच्छा, आपको जज कर रहा है, ठीक है। तो कैन यू प्लीज़ क्लोज योर आइज़, एंड विद क्लोज आइज़ कैन यू सी समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कैन यू इमेजिन समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू? जी, कैन यू प्लीज़ ओपन योर आइज़? जी, आपका जो इमेज बना है या नहीं बना? बन गया। कलर्ड है या ब्लैक एंड वाइट? कलर। वेरी गुड। अच्छा, मैंने आपको ना एक सेशन देना है, ठीक है, उस सेशन में ना आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी, फिर एंग्जाइटी को ख़त्म कर दें इसको सिलसिले, पक्की बात है। अच्छा, आपने ऐसे करना है कि आपने ना, अच्छा आप मुझे ये बताएं, कभी आपने कोयल का जो है वो मीट खाया? कोयल और किसी छोटे बर्ड का? खाया था, मुझे नाम नहीं इस टाइम। स्पैरो? नहीं, किसका खाया? छोटा बर्ड कौन सा आपने खाया? हाँ? मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने खाया। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि जो छोटा बर्ड है ना, लाइक जिसका वेट कोई 200 ग्राम के अराउंड हो, उससे कम वाला बर्ड आपने नहीं खाना। ज़ाहिर है मुर्गी भी एक बर्ड है, तो आप मुर्गी खा सकती हैं, बिकॉज़ इसका वेट यूजुअली 1 kg से ऊपर होता है। तो आपने कोई ऐसा बर्ड नहीं खाना जिसका वेट जो है वो 200 ग्राम से कम हो, ठीक है ना। इसकी आपको बाद में वजह भी मैं बता दूंगा कि आपने ये क्यों नहीं खाना, ठीक हो गया। तो मैं आपको फिर एंग्जाइटी ख़त्म कर दें, पक्की बात है, ठीक है। तो मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी। जैसे आपकी आइज़ क्लोज़ होंगी, ठीक है, तो मैं आपसे ये जो टाइम लाइन है ये इमेजिन करवाऊँगा। ये जो हमारे लिए जो टाइम लाइन है ये, ठीक है। आप लेफ़्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड? राइट हैंड। तो आपने इस तरह बैठना जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है। आपका ये लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट नी के ऊपर होगा और राइट हैंड में आपके पास ये बॉल पॉइंट होगा और ये ऐसे ही पेज होगा, ठीक है। पहले से मैं आपको दे दूँगा। जैसे ही मैं आपको दूंगा, आपको मैं एक सेशन दूंगा जिसमें आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी। जब आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी ना, तो ये लाइन मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा। जैसे ये आपकी इमेजिनेशन में आएगी ना, तो आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से ऐसे सिग्नल देंगी, ठीक है। आप इसको रख के देखें ज़रा ऐसे, ठीक है। आपने लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से आपने ये मुझे सिग्नल देना, ठीक हो गया। अब उसके बाद जैसे आप सिग्नल देंगी, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लेके जाऊंगा। सपोज़ ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, स्टिल जहाँ मैं बैठी हूँ। जी हाँ, आप अपने आप को प्रेजेंट में फ़ील करेंगे, ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट में। जैसे आप प्रेजेंट में इमेजिन करेंगी, ठीक है, तो आप फिर लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगी, ठीक हो गया। फिर मैं आपको ऐसे करूँगा कि इमेजिन कराऊँगा, एक फ्यूचर में आपको मैं इमेजिन कराऊँगा जहाँ पे आपको यूजुअली ये एंग्जाइटी होती है। आप अपने आप को वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। अपने आप को कहाँ लेके जाएंगे? फ्यूचर। अब आपने एक, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपने एक काम ज़रूर करना है कि आप फ्यूचर में जब अपने आप को इमेजिन करें, उस सिचुएशन में जितना आप एंग्जाइटी को इमेजिन कर सकते हैं करें। एंग्जाइटी के साथ आपको जो जो सिम्टम्स फील होती हैं या इमेजिन करती हैं वो आप करें। लाइक स्वेटिंग है, या हार्ट बीट का तेज़ होना है, या आप बोल नहीं पा रही, ठीक है, ठीक है, या कोई इसका ब्रीदिंग का मसला है, ठीक है, या स्वेटिंग का, कोई भी चीज़ है, जितनी आप इमेजिन करेंगे उतना आपके लिए यस होगा प्रोग्राम, ठीक हो गया। जैसे आप फ्यूचर में जाएंगी और आप ये इमेजिन करेंगी, तो मुझे आप लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। जैसे आपको इशारा आएगा ना, ठीक है, तो ये आपको साउंड आएगी। इस साउंड के साथ, अच्छा आप ये क्या चाहती हैं, अगर आपको ये एंग्जाइटी ना हो तो क्या हो? कॉन्फिडेंस और रिलैक्स और मोटिवेटेड, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बनना चाहती हैं वो भी ऐड हो जाएगा, शाबाश, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी। जैसे आपकी आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी, मैं आपको ये टाइम लाइन इमेजिन कराऊंगा। जैसे टाइम लाइन आप इमेजिन करेंगी, आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से सिग्नल देंगे। फिर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लेके जाऊंगा। जैसे आप प्रेजेंट सिचुएशन में जाएंगी, फिर आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगी।
उसके बाद फिर मैं आपको फ्यूचर में, एंड व्हेन यू विल रीच इन फ्यूचर आप वही सिचुएशन सारी इमेजिन करेंगी। जैसे आप वो सारी सिचुएशन इमेजिन करेंगी, मुझे फिंगर से इशारा करेंगी, जैसे फिंगर से इशारा आएगा आपको ये साउंड आएगी। विद दिस साउंड क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट और रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट और रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी, आपके पास यही नोटबुक होगी एंड यू विल स्टार्ट ड्राइंग अ सर्कल क्लॉकवाइज। जैसे जैसे आप और कॉन्फिडेंट और रिलैक्स होते जाएंगे, ठीक है, आप सर्कल को तेज़ कर देंगे। एंड व्हेन यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट रिलैक्स यू विल ड्राइंग द सर्कल डीपली एंड फास्टली। फिर जैसे आप समझेंगे कि ये कॉन्फिडेंस और एनर्जी मेरे लिए, मोटिवेशन इतनी काफ़ी है, यू विल स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड यू विल बी गिविंग मी द सिग्नल विद योर फिंगर। उसके बाद मैं 1 से 10 काउंट करूँगा और 10 पे आपने आइज़ खोलनी। ठीक हो गया? चलें आप इधर आ जाए। वेरी गुड जी, बैठे। ये आपके पास अभी से आ जाएगा। ये लेफ़्ट हैंड उधर रखें, ठीक है, क्लियर हो गया। जस्ट आपने फोकस करना है इन द सेंटर ऑफ द कैमरा, ठीक है। ट्राई टू फाइंड अ वाइट स्पॉट इन द सेंटर ऑफ दिस कैमरा एंड यू आर नॉट अलाउड टू ब्लिंक योर आइज़, but if you feel your eyes are getting tired you can simply close your eyes. Very good, close them tightly. Yes, very good. Just imagine that you are on the terrace of your home. When you imagine that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your finger. Yes, when you imagine that you are on the terrace of your home, very good. Just imagine that you are coming down on the ground floor. When you reach on the ground floor, just give me the signal with your finger. Yes. When you reach on the ground floor, just give me the signal. Yes. Just try to find a place on the ground floor where you can feel relaxed. When you find that place, just give me the signal with your finger. Yes. Now, just imagine the timeline that I draw for you. When you imagine it, just give me the signal with your finger. Very good. Now, just imagine yourself in a present situation. अपने आप को present में imagine करें. Very good. Very good. Just go into the future and imagine the bad situation you have. Yes. When you reach there, just give me the signal with your finger. Yes. अच्छी तरह इसको मैक्सिमम इमेजिन करें। जो जो आपके साथ ये होता है आप उसको इमेजिन करें। When you imagine all the situation, just give me the signal with your finger. Very good. Yes, very good. Now you start feeling confident and relaxed. When you start feeling confident and relaxed, please try to draw the circle clockwise. Very good. जैसे जैसे आप सर्कल ड्रॉ कर रही हैं, you are feeling more confident and relaxed. जैसे आपको लगता है कि you are feeling more confident and relaxed, please draw the circle fastly. Very good. Keep it fastly. Very good. Draw the circle and fast. And when you are imagining that you are feeling more and more confident, draw the circle fastly and deeply so that you will be confident forever. Very good. Yes, very good. And when you seem it's okay, that level of confidence and energy and relaxation is okay, you can stop drawing the circle and give me the signal with your finger. Yes, you are very near. Very good. Yes. You can stop drawing the circle and give me the signal with your finger. Yes. When you are feeling okay and fine. Yes. I will be counting from 1 to 10. At 10 you will open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. जी आज लंच में आपने क्या करा था? हैं? अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि आप पानी बहुत कम पीती हैं? पानी आपने ज़्यादा कर देना, ठीक है ना। और रूटीन में क्या, लंच में क्या करती हैं आप? अच्छा, आप इधर आ जाएं काइंडली जी। लंच में यूजुअली आपका क्या होता है? नहीं, आपने थोड़ा सा अपने आप को, आपका जो डाइट प्लान है ना वो थोड़ा सा आपने चेंज करना है, ठीक है ना। आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। पानी का इंटेक आपका एटलीस्ट कोई 3 लीटर्स होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि कोई 12 के ग्लास आप लाजमी पिएँ। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर यू नीड?
12 और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पीना पानी। ठीक हो गया। तो इसके साथ वेजिटेबल्स में क्या पसंद है आपको? जी वेजिटेबल्स में मुझे सब कुछ ही खा लेती हूँ। सब कुछ। आप कैन यू प्लीज़ ट्राई टू मोर कैबेज इन योर मील्स। ठीक है, आप उसको सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं। कैप्सिकम को आप ज़्यादा करें। ठीक है, उस कुकम्बर को भी कर सकते हैं, कैरेट को भी कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ का अगर आप इस्तेमाल करें, दिस इज़ मोर गुड फॉर यू। ठीक है, ग्रीन चिलीज़ 2-3 तरह की होती हैं जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, एक आजकल वो भी आ रही है ना, आप वैसे भी खा सकते हैं। तो आप अगर उसको कच्चा खाएं थोड़ा सा तो वो ज़्यादा अच्छा, हाँ खाए जा सकती है। अभी आपको मार्केट में कुछ ऐसी चिलीज़ आई हैं जो ज़्यादा वो नहीं है, स्पाइसी नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी उसका साइज़ थोड़ा सा मोटा होता है, आप उसको यूज़ करें। बिकॉज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें जो विटामिन सी होता है ना, दिस इज़ रियली गुड फॉर मैनेजिंग एंग्जाइटीज़। जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है वो दे आर मोर प्रोन फॉर द एंग्जाइटीज़। ठीक है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और ठीक है ये वैसे उनकी साइंस होते हैं। तो अगर आप वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, कैबेज, ग्रीन चिलीज़, कैरेट, इस तरह की चीज़ें आप ऐड करते हैं तो दे आर रियली गुड फॉर यू। कैन बी। ठीक है, उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ्रूट्स में जाएं तो गावा इज़ रियली गुड फॉर विटामिन सी। इट्स अ चीपर एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक इसका कॉन्सेप्ट कि जो जितने भी इस दुनिया में हमारे यहाँ क्रिएचर्स हैं अल्लाह ताला के, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी चाहिए होता है वो बर्ड्स को चाहिए होता है। किसको चाहिए होता है? बर्ड्स को चाहिए होता है। और बर्ड्स में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है पैरट्स को। अगर आप कभी पैरट्स की जो फूड है वो फेवरेट फूड देखें तो ग्रीन चिलीज़ हैं और गावा है। तो ये इनकी फेवरेट, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है उनकी एक इंटरनल इंस्टिंक्ट कहती है कि हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, वो तो ज़ाहिर उस तरह लर्न नहीं है जिस तरह हम लोग हैं। ठीक है, तो वो एक उनकी इंटरनल इंस्टिंक्ट होता है जो उसी फूड की तरफ जाता है। सर उनके अंदर बायोलॉजिकल ड्राइव्स ही ऐसे होते हैं। जी, वो देखें अल्लाह ताला ने वो एनिमल जो ज़्यादा एडवांस नहीं है उनमें अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट ज़्यादा रखे हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर एक हैबिट कह लें सादा लफ्ज़ों में। ठीक है, जैसा फ़र्ज़ करें कि चिकन है, अब जो चिक है ना, जैसे अंडे से निकलता है दूसरे तीसरे दिन वो खुद खाना शुरू कर देता है। तो ह्यूमन का बेबी तो 2-2.5 साल तक जो है ना वो उस काबिल नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है जितना अल्लाह ताला ने एनिमल्स में एडवांसमेंट लाई है उतने इंस्टिंक्ट कम हो गए। हमारे यहाँ इंस्टिंक्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स। एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट, जैसा चिकन की मैंने आपको मिसाल दी। तो इसलिए हमारे यहाँ लर्निंग ज़्यादा है। जैसा मैं पैरट्स की बात कर रहा था, तो पैरट्स जो है ना वो उनमें इंस्टिंक्ट हैं कि वो चिलीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं बिकॉज दे नीड विटामिन सी। इंटरनल उनकी एक ज़रूरत बन गई। तो आपके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, चलें, थैंक यू। सर वो जो आपने भी एक टेक्निक यूज़ की थी वो प्रोसेस के लिए बेटर फॉर स्टेबिलिटी आपने कहा था बर्ड का मीट आपने तो वो एक एसोसिएशन दी थी मैंने। क्या दी थी? वो मेटाफॉर नहीं, एसोसिएशन के हवाले से मैंने अभी आपको समझाया नहीं है। ठीक है, तो वो भी आपको मैं किसी दिन बताऊंगा कि मैंने क्यों ये कहा है। जी, हमारा जो दूसरा सेशन है वो टाइम लाइन इन द पाजी। बेटा आपका क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने भी ट्राई किया एसोसिएशन भी है तो उस तरह तो क्लाइंट क्रिटिकल माइंड से सोचना शुरू करते हैं। नहीं, आपके पास आप देखें, आपके पास अगर कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपके पास एक क्लाइंट बैठा हुआ है और आप हिप्नोथेरापिस्ट ने और क्लाइंट क्रिटिकल माइंड से सोच रहा है, तो फिर आपका फ़ायदा ही क्या है? मैंने तो खुद आपको चीज़ें बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ें क्यों आपको बताई हैं। अदरवाइज़ आप में तो क्वेश्चन करने की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। आप तो क्वेश्चन क्रिटिकल करते ही नहीं है मेरे से। क्यों? कि आपका क्रिटिकल माइंड ही शट होता है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है ना, अभी आपने जो है वो बहुत सारी चीज़ें मेरे से नहीं पूछी, मैं खुद बता रहा होता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर ही क्यों उठानी, मैंने खुद कहा था। नहीं, आसानी के लिए एसोसिएशन भी है। दो इसमें फ़िलासफ़ीज़ हैं।
एक आसानी के लिए है और दूसरा एसोसिएशन है कि जब आप किसी को ये कहते हैं कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? जैसा मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि आपने सदका काले बकरे का करना, ठीक है? तो ये क्या है? एक एसोसिएशन है, ठीक है? बहुत से लोग काला बकरा ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलता, ठीक है? पॉइंट क्लियर? तो ये एसोसिएशन, इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे कि ये आप कब और कैसे देते हैं, ठीक है? तो अभी बहुत सी चीज़ें ना बाकी हैं हमारे पास। तो हमारा जो अगला सेशन है वो किसके ऊपर है? टाइमलाइन इंटरवेंशन इन पास्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आपने पास में इंटरवेंशन तब देनी है जब आपको किसी पास्ट का इशू हो। किसका इशू हो? पास्ट का इशू भी मैंने आपको डिफाइन किया था कि पास्ट का इशू क्या होता है, जिसमें आपको रीज़न का पता हो, जो माजी में कोई आपसे कुछ हुआ हो और उसको आप सोचते हो, इमेजिन करते हो या फील करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होता हो। इसका मतलब वो कहाँ का इशू है? पास्ट के इश्यूज़ में मैंने कुछ मिसालें आपको दी थी, जिस तरह गिल्ट है, ठीक है, शेम है, और क्या है? रिग्रेट है, कोई ट्रामा है, ठीक है? तो इस तरह के इश्यूज़ अगर आपने इनमें से कोई ऐसा इशू आता है जिसमें कोई पास का इशू हो, तो हम कौन सी टाइमलाइन यूज़ करते हैं? पास में जाना थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। देखें, आपका वो सारा सेशन सेम रहेगा। जब आपने यहाँ पे एक इशू को प्रायोरिटाइज कर लिया, फ़र्ज़ करें एक आपका क्लाइंट है, वो सारी चीज़ें ये बता रहा है, जब वो सारी चीज़ें बता रहा है तो आप क्या कहेंगे? आप उससे कहेंगे अच्छा आपने वो चीज़ बतानी जो सबसे प्रायोरिटी के ऊपर है, क्योंकि हमने एक चीज़ को एक ही सेशन में मैनेज करना है। पॉइंट क्लियर? वो खुद प्रायोरिटाइज़ करें, आप ना प्रायोरिटाइज़ करें। फ़र्ज़ करें मैंने आपको स्पीक की भी फ़िलासफ़ी बताई थी। फ़र्ज़ करें आप क्लाइंट को कहते हैं नहीं अच्छा पहले आप ट्रामा कर लें। क्या कर लें? जब आप ट्रामा पे काम, वो एग्री भी कर जाएगा क्योंकि वो क्लाइंट है, वो कहेगा ठीक है डॉक्टर साहब जिमें आप तुसी कहते जे कर लेंगे, ठीक है ना? आपने क्या किया? ट्रामा को ऊपर ले आए। लेकिन जब आप सेशन दे रहे होंगे, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? उसकी प्रेफर्ड जो चीज़ होगी वो चल रही होगी। नहीं समझे? फ़र्ज़ करें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फ़र्ज़ करें आप किसी इवेंट पे जाते हैं, ठीक है ना? आप 2-4 दोस्त कहीं शादी पे गए हैं, ठीक है? तो आप गपशप लगा रहे हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है। क्या हो रही है? इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू, खाने से पहले इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका एक दोस्त बहुत भूखा है, क्या मुझे बताएं वो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू सुनेगा? क्योंकि वो उसकी उस टाइम उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो जैसे ही कोई बर्तन इधर से खड़केगा ना, वो कहेगा अच्छा पता नहीं है, उसका ध्यान उधर ही होगा। तो फॉर गॉड सेक आप उसकी प्रायोरिटी में जाएं। अगर आपने इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करनी तो पहले उसे वो खाना खिला लें, फिर गुफ्तगू कर लें। जी, पॉइंट क्लियर? तो आपने उसके मुताबिक इशू को प्रायोरिटाइज करना है, जिसको मैं चंकिंग का नाम देता है। ये एनएलपी की टेक्निक है पूरी, कि आपने चंक करवाएंगे, चंक करवाने के बाद सपोज वो कहता है कि जी गिल्ट को मैनेज करना, क्या करना है? यहाँ पे एक और बात भी है, सम टाइम कुछ लोग गिल्ट बताना नहीं चाहते, ठीक है? अगर बता दे तो अच्छा है, क्योंकि आप पोस्ट हिप्नोसिस कुछ काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उस गिल्ट के हवाले से कोई मेटाफॉर भी दे सकते हैं, ठीक है ना? ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर वो बता दे। अगर नहीं भी बताता फिर भी मैनेजेबल है, क्योंकि आप हमेशा देखें साइकोथेरापी में आपने एथिक्स का भी ख्याल करना है। एथिक्स आपने कितने पढ़े हैं? इंपॉर्टेंट कितने एथिक्स होते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है? उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम प्राइवेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्राइवेसी की एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट एक गिल्ट की रीज़न ही नहीं बताना चाह रहा, हो सकता है कोई ऐसी कोई अजीब सी बात हो जो आपको, यानी कि वो मैरिज फील करे आपके सामने, वो नहीं बताना चाह रहा, तो आप ना पूछें उससे, क्योंकि ये एथिक्स में भी है। उसे कहें ठीक है आप बताना चाह रहे हैं, तो जिस तरह मैंने अभी क्लाइंट से एक पूछा, ठीक है, कि आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे, कोई इशू बता सकती हैं जो आपका है, तो कोई इशू नहीं। ये कॉन्सेंट है। क्या है? ये भी कॉन्सेंट के बगैर आप नहीं चल सकते। तो कॉन्सेंट के बाद एक प्राइवेसी भी होती है। अब उससे कहें ठीक है अगर आप बता दें तो ठीक है, अच्छा है, नहीं तो फिर भी कोई मसला नहीं।
हाँ, ये है कि जो चीज़ आप बताएंगे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी, आप और मेरे अलावा किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इन केस वो बता देता है तो उसका आपको फ़ायदा कहाँ पे होगा? जब आप पूरा सेशन कर लेंगे ना, हो सकता है उस इशू के रिलेटेड या उस गिल्ड की वजह के रिलेटेड आपको मेटाफॉर दे दें। क्या दे दें? फ़र्ज़ करें उसने कोई गुनाह किया हो, तो आप जाते उन्हें कहा यार मेरी बात सुनो, जाते जाते सेशन हो गया, जाते जाते आप ये कह अच्छा मेरी बात सुने, इसका हल भी अल्लाह ने रखा है, तौबा करें। ये एक मेटाफॉर है, क्या है? बात ख़त्म। अल्लाह आपको जब चॉइस दे रहा है भाई, इसमें अल्लाह खुद कह रहा है, तो फिर हम जाएं अल्लाह की बारगाह में, एक दफ़ा रोएं और दैट्स ऑल, काम ख़त्म करें, ठीक है। अब इस तरह का मेटाफॉर आपने किसको देना है? जिस तरह मैंने मेटाफॉर की कि जो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा, उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा चलेगा मेटाफॉर। जो किस स्कूल ऑफ थॉट का? रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट का। आपने देखें NLP की जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो एट अ टाइम सारी लेके चलनी है। सर फिर जब हम कोई किसी को साइकोथेरेपी दे रहे हैं तो हम उससे पूछेंगे बट स्कूल ऑफ थॉट्स आपको पता चल जाना चाहिए आप किससे के, हाँ स्कूल आप 5 मिनट गुफ्तगू करें, आपको पता चल जाता है मिलते हुए पता। फ़र्ज़ करें सर मेरे पास आ रहे हैं, मैं क्या अज्यूम करूं कि इनका स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा क्या होगा? सर का मोर रिलीजियस। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? और कैसे पता चल सकता है? फॉर एग्जांपल सर आप मुझे सलाम करें आते हुए, देखिए बड़े अच्छे तरीके ने पूरा भर के इन्होंने सलाम किया है मुझे। अगर फर्दर ये कह दें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, इसका और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये आपने फिर जवाब कैसे देना है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप इसमें भी थोड़ा करेंगे तो वो हो सकता है माइंड कर जाए। तो ये मैं आपको देखिए, मैं पूरी सेंस आपको बता रहा हूँ। आप लोगों के दिल ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपका नहीं मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है, मर्ज़ी से फिर दिल नहीं जीते जाते, ठीक है ना। अगर आपने दिल जीतने हैं तो मर्ज़ी नहीं फिर चलती, फिर आपको उस लेवल पे आना पड़ता। नहीं समझ आई? तो पता चलना चाहिए। आप साइकोलॉजी फ़र्ज़ करें एंट्री से आपको पता चल जाता है कि ये, फ़र्ज़ करें मैं आपसे एक सेशन लेता हूँ, तो आप मेरा स्कूल ऑफ थॉट कैसा 2-3 मिनट में कैसा स्कूल ऑफ थॉट आप देख रही हैं मेरा? साइंटिफिक लॉजिक के साथ, ठीक है ना। देखिए मैं जब आपसे मैं बात करता हूँ तो लॉजिक से करता हूँ, तो मैं किसी ऐसे बंदे के साथ इंटरेक्ट नहीं करता जो लॉजिक से बात नहीं करता। पॉइंट क्लियर? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 मिनट ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बंदा कैसे एंटर हुआ, कैसे आया, कैसे बैठा है, पहले 5 मिनट उसने गुफ्तगू कैसे की है। अगर आपको यही नहीं समझ आई ना, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट अपने नाम से हटा दें, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप पानी कम पीते हैं। जिससे मैंने आपको केले वाली मिसाल दी थी, केले वाली मिसाल सुनी थी आपने? वो हकीम वाली जो हकीम गया था, देखिए ये कॉमन, देखिए साइकोलॉजी सबसे पहले कॉमन सेंस है। साइकोलॉजी सबसे पहले, जिस तरह एक हकीम साहब थे, तो वो ना कोई पेशेंट किसी के घर चेक करने गए, तो वो बुज़ुर्ग आ नहीं सकते थे, तो हकीम साहब उनके घर चले गए, तो उनके साथ एक असिस्टेंट भी गया। तो जैसे हकीम साहब उसको चेक करने लगे, तो हकीम साहब ने कहा आज आपने केले क्यों खाए हैं? कहता हकीम साहब तो आनो कि मैं पता मैं केले खा दें। अब वो ना वो उसका असिस्टेंट भी बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार ये मैं कैसे सीख सकता हूँ। जैसे वो विज़िट करके वापस आ रहे थे, तो उसके असिस्टेंट ने पूछा सर ये मैनू भी दसो कि ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता ਚੱਲਿਆ? कहना ਇਹਦੇ वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ 12 साल मेरे नाल काम करना पैना। कहना मैं तैयार। अब जब उसने ये कमिटमेंट की और 12 साल काम करता रहा उनके साथ, जब 12 साल एग्जैक्ट हुए तो फिर उसने पूछा सर आपने वो मुझे बताना 12 साल आज पूरे हो गए। अच्छा इतनी देर आप लगे रहे ये? वो कहता अल्लाह के बंदे जब मैं उनसे मिलने गया था तो उनकी चारपाई के नीचे छिलके पड़े हुए थे। सो साइकोलॉजी इज मोर देन अ कॉमन सेंस, ठीक है। ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव द कॉमन सेंस, साइकोलॉजी इज अवे फ्रॉम यू। पॉइंट क्लियर? साइकोलॉजी पढ़ने से आपको कॉमन सेंस भी ज़्यादा आती है। अगर आप में पहले कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बहुत बन सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन सेंस के ऊपर हम कभी लेक्चर रख सकते हैं कि हाउ टू एनहांस कॉमन सेंस, ये पूरा लेक्चर है जी। वैसे
ये भी हो सकता है टीम सब छिलकों से गिरना गए हो। नहीं, वो जाहिर है जो स्टोरी है उसमें तो नहीं गिरे बाकी। सो आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? हो गया, क्लियर हो गया जी? कि हमें कैसे पता चलेगा अगला, आप आइडिया हुआ कि कैसे पता चला, ठीक है? आप चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, आप लिखते कैसे हैं, ठीक है ना? अब ये मैंने एक सैंपल देखा था जो लिखा हुआ, ठीक है? ये आपने देखा होगा कि मैंने बैक साइड पे भी देखा था, ठीक है ना? ये मैंने ऐसे किया, ये इंप्रेशन बहुत गहरा है, इस पेज पे भी निशान आ रहा है। सो दिस क्लाइंट हैज़ मोर इमोशंस, डीप इमोशंस, कि इतना प्रेस करके लिखती तो दैट इंडिकेट्स एग्रेसिवनेस, दैट इंडिकेट्स। तो ये साइंस है, ये मैंने आपको एक पॉइंट वैसे बता दिया, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको एक डिटेल ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है? हाउ यू कैन असेस थ्रू हैंड राइटिंग, ठीक हो गया? सो अभी हमारा क्या था, हमने पास में जाना है, किस में जाना है? और मैंने आपको बताया कि पास के इश्यूज़ में कौन कौन से इश्यूज़ फॉल होते हैं। गिल्ट है, शेम है, इनमें से कोई इश्यूज़ है तो आप समझें कि आपने टाइमलाइन थेरेपी इन पास्ट करनी है। आपने एग्रीमेंट करवा लिया, एग्रीमेंट के अलावा जैसे आप करवाएंगे आपका, देखिए मैं आपको एक ऐसी साइंस बता के जा रहा हूँ जिसमें 70% आपका सेशन सेम रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम, 30% वेरी करेगा कि प्रॉब्लम के मुताबिक आपने टेक्निक लगानी। सेशन सेम क्या रहेगा कि मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी। जब आपकी आइज़ क्लोज होने तक वो सारा जो मैंने आपको बताया वैसे करना। मैंने अभी आपको हिप्नोसिस कैसे इंड्यूस करना ये नहीं बताया शायद, ठीक है? उसकी हिप्नोटिक टेक्निक्स नहीं बताई, उसकी फ़िलासफ़ी कि कैसे करना। लेसन वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ लेकिन उसकी मैंने फ़िलासफ़ी आपको नहीं बताई, ऐसे ही। तो ये आप किसी दिन हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि हिप्नोसिस को एज ए टेक्निक कैसे आपने इस्तेमाल करना। जैसे आपकी आइज़ क्लोज हो जाएंगी, क्लोज आई के साथ मैं आपको ये टाइमलाइन इमेजिन करवाऊँगा या फील करवाऊँगा, दोनों में। आप फील और इमेजिन की साइंस मैंने आपको बता दी। जैसे आप टाइमलाइन इमेजिन करेंगे, आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लेके जाऊँगा। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लेके जाऊँगा तो आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। अब यहाँ से मैं आपको पोजीशन 1 पे लेके जाऊँगा। कौन सी पोजीशन पे? जब पोजीशन 1 पे जाएंगे मुझे आप लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। और पोजीशन 1 का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको गिल्ट होता है ना, जिस सिचुएशन में होता है, आप उस सिचुएशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। पोजीशन 1 का ये मतलब है, ये एक्सप्लेन करेंगे उसे। पोजीशन 1 क्या है? जब आप उस सिचुएशन की तरफ जाना शुरू करते हैं, इमेजिन करना या फील करना शुरू करते हैं, तो वो क्या है? पोजीशन। फिर मैं पोजीशन 1 से, जैसे आप पोजीशन 1 पे पहुंचेंगे, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा आएगा, फिर मैं आपको पोजीशन 2 पे ले जाऊंगा। जब आप पोजीशन 2 पे जाएंगे फिर मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। और पोजीशन 2 क्या है? कि आप उस इवेंट के करीब चले गए, आप सेंसिटाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सेंसिटाइजेशन। आप सेंसिटाइजेशन इसी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? जैसे आप इसके करीब जाएंगे तो वो पोजीशन 2 होगी। अब 2 से मैं आपको पोजीशन 4 पे लेके जाऊंगा। पोजीशन किस पे लेके जाऊंगा? 4 पे। जब आप पोजीशन 4 पे जाएंगे ना, तो आप फिर मुझे फिंगर से इशारा करेंगे। और पोजीशन 4 ये होगी कि आप उस इवेंट के अंदर होंगे और आप उसको वही फील कर रहे होंगे जो आपको होता है। जब आप इसको फील या इमेजिन कर रहे होंगे सिचुएशन को, या आपको जो सिम्टम्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। जैसे ही आप इशारा करेंगे आपको ये साउंड आएगी। विद दिस साउंड यू विल, आप ये गिल्ट वाली जगह पे वो जो प्रॉब्लम आपको होता है वो नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। यानी कि आपके ख्याल में जब मैं अगर गिल्ट फील ना करूं तो क्या करूं? क्या चाहिए? सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए। क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए। और क्या चाहिए? जो क्लाइंट कहता आपने उसी को, उसको लिख लेना इवन अपने पास, कि क्लाइंट को आपने सजेशन में क्या लफ्ज़ देना है, वही लफ्ज़ एंटरटेन करना है जो वो चाहता है। ये नहीं कहना है कि अब आपको गिल्ट नहीं होगा, ये आपने ये नहीं करना, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर एंटरटेन नेगेटिव वर्ड्स। पॉइंट क्लियर? तो होगा क्या
कि 2 से आप क्या कहाँ पे चले गए? जब आप 4 में जाएंगे, 4 का मतलब भी बताना, 4 का मतलब ये है कि यू विल बी इन द इवेंट जहाँ पे आपको गिल्ट होता है। जैसे आप इसको अच्छी तरह इमेजिन या फील करेंगे, यू विल बी गिविंग मी अ सिग्नल विद योर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, जैसे ये इशारा आएगा आपको ये साउंड आएगी। जैसे साउंड आएगी यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स पोजीशन 3, जो कि पोजीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन है। क्या है? जैसे जैसे आप पोजीशन 3 की तरफ जा रहे होंगे आप क्या करेंगे? यू विल बी स्टार्ट ड्राइंग अ सर्कल क्लॉकवाइज। जैसे जैसे आप उधर पहुंचना शुरू होंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपको लगता है कि यू आर एट पोजीशन 3 एंड यू आर सेटिस्फाइड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर रिलैक्स, जो भी वो लफ्ज़ कहता है, यू कैन स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड गिव मी द सिग्नल विद योर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। जैसे ही आपसे ये इशारा आएगा, आई विल बी काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, एट 10 यू विल ओपन योर आइज। एनी कंफ्यूजन? सर ये थेरेपी स्विच पैटर्न से बहुत रिलेटेड है। स्विच पैटर्न से रिलेटेड। देखिए, आप कोई भी साइकोथेरापीज देखेंगे तो सारी आपस में रिलेट कर रही होती। क्या कर रही होती? रिलेट। हर थेरापी की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसमें चीज़ें वही होती हैं। इमेजिनेशन हो सकती, सेंसिटाइजेशन हो सकती, डिसेंसिटाइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो लिंक है, इसीलिए उनकी अम्ब्रेला टर्म एक ही है, साइकोथेरापी। इसीलिए ज़ाहिर है साइकोथेरापी में आपको रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है ना। जिस तरह हम एलोपैथी कहते हैं ना, एलोपैथी में एक ये तो होगा ना आपने कोई गोली खानी है, क्या खानी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी ज़ाहिर, ठीक है। तो साइकोथेरापी में क्या है? बातें हैं और स्ट्रक्चर्स हैं। क्या हैं? बातें सिर्फ इसलिए मैंने आपको कहा है कि देखें, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि जो आप टॉक थेरापी करते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर्ड ना हो तो उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। हो सकता है उसका नुकसान भी हो, ये शायद आपको किसी ने बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका नुकसान, जिस तरह मैंने आज आपको जस्टिफाई भी किया कि नुकसान कहाँ पे हो सकता है, होता है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि साइकोथेरापी हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट, यह आपकी सोच है, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है आपके। सर हम इमोशंस को, एक्सट्रीम इमोशंस को सिर्फ एग्रेसिवनेस पे क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं? वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी तो हो सकता है। डीप इमोशंस में देखें, जब ये आपस में रिलेटेड, देखें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप किसी में एक ट्रेंड को एवेलुएट करते हैं ना, एक ट्रेट है किसी का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो है या क्लाइंट है वो आइसोलेटेड ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? तो ये पक्की बात है कि आइसोलेटेड बंदे सैड ज़्यादा रहते हैं, सैड होंगे, लेस नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे, क्या होंगे? ओवर थिंकिंग होगी, वेरी गुड, माइट भी, ठीक है। और क्या होगा? एंग्जाइटीज प्रोन ज़्यादा होंगे, ठीक है। अग्रेसिव ज़्यादा होंगे, क्या होंगे? क्यों? अग्रेशन को मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये भी है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, दोस्त ऐसे बनाएं जो आपके बड़े रफ़ किस्म की गुफ्तगू करें, इसका भी फ़ायदा होता है। अगर आप किसी दोस्त के साथ रफ़ गुफ्तगू करते हैं, उसकी लर्निंग होती है। लर्निंग इस सेंस में कि वो रेजिलिएंट बनता है। क्या बनता है? फ़र्ज़ करें एक बच्चा जिसने कभी गाली नहीं सुनी, जब उसको पहली दफ़ा मिलती है तो क्या फ़ील करेगा? वो तो बहुत ऑफेंड होगा। लेकिन एक बंदा है ऐसा है जिसको रोज़ ही 10 दफ़ा गाली मिलती है, उसको क्या, वो रेजिलिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कोई बुरी चीज़ों का भी फ़ायदे होते हैं, ये आपने जहन में रखना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे करना शुरू कर दें, फॉर गॉड सेक, ठीक है। लेकिन ये है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग कंपेयर करते हैं इसको, आप जी नहीं, देखिए कहने का मतलब, देखिए सर आपने एक सेशन में बोला था बैड कंपनी भी मैं बहुत कुछ सिखा। मैं तो कहा, ये अभी भी वही कह रहा हूँ कि देखिए आप बैड कंपनी अगर आपकी है, ठीक है, वो आपको ड्रैग भी कर सकती है, लेकिन अगर आप माइंडफुल हैं, आप बहुत समझदार हैं, तो आप सिर्फ उससे सीखें, उससे इबरत लें। क्या लें? उससे इबरत लें, लेकिन उसको फॉलो ना करें। और सर ये भी तो हो सकता है हमें उसके पीछे रीजंस पता चल जाए कि क्यों बैड कंपनी। हाँ, उसमें देखें, उसमें फ़र्क होता है कि ये डिपेंड करता है, देखें सम टाइम आपकी उम्र पे डिपेंड करता है। कुछ उम्र ऐसी होती है जिसमें आप इबरत का लफ्ज़ भी नहीं सोच पा रहे होते, या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग शैटर्ड होती हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें एडोलेसेंस एज है ना, एडोलेसेंस में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग शैटर्ड होती है, कंफ्यूज होती है। उस एज में आपकी जो कंपनी होगी ना वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन को रियलाइज़ नहीं करते। उसमें आप सिर्फ प्लेयर का कंपोनेंट देख रहे होते हैं कि इसमें मज़ा आ रहा है, बस ये सही है,
क्योंकि आप उसको उस टाइम क्रिटिकली नहीं सोचते। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि एडिक्शन जब भी लोग स्टार्ट करते हैं या बैड चीज़ें जब भी लोग स्टार्ट करते हैं इसी एज ग्रुप में होती। कभी भी 40-50 साल का बंदा को बुरा काम नहीं शुरू करेगा, क्योंकि वो सोच उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी स्टेबल हो चुकी होती। उसमें बायोलॉजिकल रीज़न होती, बिकॉज व्हेन यू आर इन द एज ऑफ एडोलेसेंस आपके हार्मोनल वेरिएशंस होती। हार्मोन वेरिएशन की वजह से आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये स्टेबल नहीं होता, ये सही काम नहीं करता, ये कंफ्यूज होता है। क्या होता है? जब कन्फ्यूजन में जब भी आप कन्फ्यूजन में होंगे, जो आपको मशवरा मिलेगा आप उस पर अमल कर लेंगे। या आपको बता दो, व्हेन यू आर इन कन्फ्यूज स्टेट, आपको कुछ भी कोई कहता तो आप यू आर वेरी मच रेडी टू डू दैट। तो इसलिए इस एज ग्रुप में आप बड़ा ख्याल रखें बच्चों का या लोगों का, कि क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती, ईजी फॉलो करते हैं लोग। पॉइंट क्लियर? इस उम्र में हम कोशिश करें अच्छी कंपनी ही रखें, लेकिन जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपकी कंपनी जैसे भी हो आपको वो नहीं मैटर करता, आप सीख रहे होते हैं। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेड जो हमारे में डेवलप होती है वो भी तो फिर इसी एज में होती है ना, जब हम मतलब डिफरेंट मोडालिटीज़ के लोगों के साथ बैठते हैं जी। तो फिर हम अपने आप को मतलब मैनेज करना सीखते हैं। सोसाइटी में अगर मैं बैठा हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं, एक मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी का बेटर ट्रेट है। आप 3 साल से भी सीखना शुरू कर सकते हैं अनकॉन्शियसली। कैसे? फ़र्ज़ करें आप छोटा आपका बच्चा है तो आप उसको रोज़ हर डिफरेंट चीज़ खिलाते हैं, वो हर चीज़ खाने को तैयार है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब वो ये हर चीज़ खाने को तैयार, ठीक है, वो खाने में बड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो बिहेवियर में भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो आप इस तरह शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी आप किसी उम्र में भी आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पॉइंट क्लियर हुआ इसका? ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊं कि आपने बहुत से लोगों ने ये नहीं पूछा होगा कि भाई हम सीक्वेंस में चल रहे थे 1 2 4 में क्यों आए? सर पॉइंट आया था लेकिन इसको सवाल को स्विच कर दिया था इनके लिए। ठीक है ना, यू गॉट बेसिकली स्नब योर क्रिटिकल माइंड इज। तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आम बंदा आपको आंसर भी नहीं कर पाएगा कि ये क्यों ऐसे किया मैंने। ठीक है, मैंने आपको ना एक प्री सपोजिशन बताई थी सबकॉन्शियस माइंड की, कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो पैसिव काम करता है। कैसे काम करता है? पैसिव काम करता है। यानी कि पैसिव का मतलब मैंने अपनी एक कोटेशन भी आपको बताई थी कि योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कैसे काम करता है? जिस तरह आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर आप कोई चीज़ ऐसे फेंकते हैं तो वो चलती रहती है अनटिल कि आप उसको किसी फोर्स से रोकते नहीं हैं। इसी तरह आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जब एक डायरेक्शन में सोचता है ना तो उसी में सोचता रहता है, जब तक उसके रास्ते में आप कोई चीज़ डालते नहीं है, डिस्ट्रैक्टर नहीं डालते। क्या नहीं डालते? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्टर था, क्या था? ये देखें, आप 1 पे गए, 2 पे गए, उसी डायरेक्शन में सोच रहा है, आप अचानक 4 में आए, उसकी आंखें ऐसे होंगी। उस टाइम आपने उसको स्लो डायरेक्शन चेंज करना फिर आसान होगा। डायरेक्शन चेंज करना सर जैसे ब्रेक द स्टेट है। नहीं, ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, कभी भी आप फर्ज करें एक गाड़ी बंदा चला रहा है, उसको आप स्लो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कोई डिस्ट्रैक्टर डालेंगे। फर्ज करें ऐसे स्क्रीन पे अंडा फेंक दें। आपको पता है रिसेंटली ये क्राइम भी शुरू हुआ, स्क्रीन पे आप अंडा फेंक के वो वाइपर चलाएगा, जब वाइपर चलाएगा तो वो सारा अंडा उसकी स्क्रीन पे आ जाएगा और ब्लाइंड हो जाएगी और रुक जाएगा। हाँ, तो कभी भी कोशिश करें कि अगर गाड़ी में ऐसे को अंडा फेंकते तो वाइपर ना चलाएं, वो अंडा ज़ाहिर एक ही जगह पे रहेगा लेकिन आप देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वाइपर चलेगा, देखें आपने उसको रोकने के लिए क्या दिया? आपने देखें आप उसी डायरेक्शन में सोचते आ रहे हैं कि मैं एंग्जाइटी फील, वो मुझे गिल्ट फील हो रहा है 1 से यहाँ से 1 से 2 से, फिर अचानक आपने यहाँ पे उसकी थिंकिंग को शैटर किया। स्लो में जब आप स्लो करेंगे फिर भी आप उस डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फिर आप अच्छी डायरेक्शन में चले जाएं, 3 में चले जाएं। अगर आप 3 में रहेंगे, 3 से 4 में जाएंगे तो फिर उसी सिचुएशन के साथ ही आप जाएंगे। ये मैं इमेजिनेशन लेवल पे बात कर रहा हूँ कि जैसे आप 1 2 3 पे जाएंगे ना तो एंग्जाइटी का या गिल्ट का वही लेवल आगे 4 में भी वैसे चला जाएगा, क्योंकि उसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ एंग्जाइटी का लेवल जा रहा है। तो आपने क्या करना है? आप उसको डिस्ट्रैक्टर दें। क्या दें? ज़ाहिर माइंड के लिए डिस्ट्रैक्टर कोई फोर्स नहीं होता,
जिस तरह न्यूटन लॉ में हम फोर्स एक डिस्ट्रैक्टर होता है, माइंड के लिए डिस्ट्रैक्टर क्या होता है? सजेशन होता है। क्या होता है? तो आप उसको ऐसा डिस्ट्रैक्टर दें जो वर्ड्स वाला हो, ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो 3 इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप डेमो चाहते हैं तो हम कर लेते हैं। जी जी, क्वेश्चन करें आप। डेमो के लिए आ जाए। आप बैठे प्लीज़। जी, क्या हाल है? ठीक है। आप बता सकती हैं कि क्या इशू है, या नहीं बताना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं। पास से रिलेटेड इशू, ठीक है। किस टाइम आपको ये फीलिंग ज़्यादा होती है? अकेले होने से। कोई पास में ऐसा इवेंट था जिसकी वजह, जिसको आप याद करती तो होता, ठीक है। तो आप नहीं बताना चाहती तो कोई इशू नहीं, फिर भी मैनेज हो जाएगा, ठीक। तो कैन यू प्लीज़ क्लोज योर आइज। विथ क्लोज आइज कैन यू सी समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू? जी, आ रहा है नज़र? खोलें आंखें। ब्लैक एंड वाइट है या कलर्ड? वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने आपको एक सेशन देना है, ठीक है। अब ज़ाहिर है इन्होंने सेशन वैसे भी समझ लिया, लेकिन फॉर्मली आप दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आप काइंडली कैन यू गिव मी द नोटबुक। किसी के पास रेड बॉल पॉइंट है? जी, थैंक यू, अच्छा हो गया। आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या है लिखने के लिए? जब आप राइटिंग करती हैं तो किस चीज़ से ज़्यादा लिखती हैं? बॉल पॉइंट। किस कलर में? ब्लू फेवरेट है आपका? मोस्टली वो, यानी कि आपके पास ब्लू बॉल पॉइंट हो, ब्लैक बॉल पॉइंट हो, रेड मार्कर हो, पॉइंटर हो, लेड पेंसिल हो, तो किसको चूज़ करती हैं जब? मोस्टली ब्लू वाला। थैंक यू। तो कैन यू प्लीज़ राइट 2 to 3 लाइन्स ऑन दिस पेज एंड साइन एट द एंड। वेरी गुड, साइन एट द एंड। एक दफ़ा और साइन करें, एक दफ़ा और। कैन यू प्लीज़ राइट कैपिटल D एंड 2 to 3 टाइम्स। आपको कभी ऐसे लगा है कि आप जो है वो अपने ख्याल से लोगों का ज़्यादा ख्याल करती हैं? सबसे अच्छी चीज़ आप में यही है। वैसे और भी बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया कि क्योंकि आप अभी वो, आपको पता होगा कि वाकई ऐसा है, ठीक है ना। तो इसके नुकसान भी हैं लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। नुकसान ज़ाहिर है हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप कैन यू प्लीज़ इमेजिन कि आपका जो इशू है, जब आपको फील होता है, सॉरी इमेजिन होता है, तो आप वो सारी सिचुएशन को इमेजिन कर सकती हैं कि आपके साथ क्या होता है। रोना आता हो या हाथ कांपते हो या कुछ भी जो साइन एंड सिम्टम है वो इमेजिन कर सकती हैं? रोना आता, ठीक है। तो आप काइंडली ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करके उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकती हैं? जी, वेरी गुड। चलें, आंखें खोलें। मैं आपको एक सेशन देने जा रहा हूँ जिसमें आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। बंद आंखों में के बाद मैंने एक एक्टिविटी आपको करवानी, वो एक्टिविटी आप समझ लें, ठीक है। ड्यूरिंग सेशन आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आ गए तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि दोबारा आपको ये सिचुएशन होगी नहीं, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये देखें कि मैंने आपको एक सेशन देना जिसमें आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी ना, तो मैं आपको ये टाइम लाइन इमेजिन करवाऊँगा, ये वाली। जब आप ये टाइम लाइन इमेजिन करेंगी तो आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे, ऐसे, ठीक हो गए। जैसे आप इशारा करेंगी मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लेके आऊँगा, यानी कि अभी आप अपने आप को फील करेंगे करंट सिचुएशन में। किस में? जैसे आप करंट सिचुएशन में फ़ील करेंगी तो आप मुझे फिर लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगी। फिर मैं आपको यहाँ से ना पोजीशन 1 पे लेके जाऊँगा, और पोजीशन 1 वो पोजीशन है कि आप उस सिचुएशन की तरफ इमेजिन करना शुरू कर देंगी कि आप उधर ही जा रही। जैसे आप 1 पे पहुँचेंगी तो आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पोजीशन 2 पे लेके जाऊँगा। पोजीशन 2 पे जब आप जाएंगी तो फिर आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से
पोजीशन 2 का मतलब है कि आप उस सिचुएशन के करीब पहुंच गई हैं, उस सिचुएशन के जैसे आप पहुंचती हैं, आप फिर मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगी और फिर आपको मैं पोजीशन 4 पे लेके जाऊंगा। पोजीशन 4 वो वाली है जो एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे आपको ये सारा होता है, आप इमेजिन करेंगे। जितना आप इमेजिन कर लें उतना आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वो मूवी देखी दंगल, हैं? उसमें आमिर खान अपनी बच्चियों को लेके जाता है कि आए आपको मैं गोलगप्पे खिलाता हूँ, कहता है ना। तो वो जब कहता है ना कि आज आपने बहुत ज़्यादा खाने हैं, वो बड़ी खुश होती हैं, ऐसे ही है ना। फिर वो साथ ये भी कहता है कि ये आखिरी दफ़ा हैं। तो आपका ये वाला जो फीलिंग इमेजिनेशन है, ये आखिरी दफ़ा है आज। जितनी दफ़ा जितना अच्छा आपने इमेजिन कर लिया ना, उतना आपके लिए अच्छा है। जब ये आप इमेजिन करेंगे ना पोजीशन 4 पे, ठीक है, तो आप मुझे लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। जैसे आप इशारा आएगा, ये आपको साउंड आएगी। इस साउंड के साथ क्या होगा कि आप क्या चाहती हैं उस टाइम, क्या हो आपके साथ, कि ये सिचुएशन नहीं चाहती तो क्या चाहती हैं, आपने मुझे बताना। बोल के बताना साथ ही करनी। नहीं, अभी आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहेंगे। आपने तब नहीं बोलना, सिर्फ मुझे आपने बताना है कि क्या चाहेंगी आप। मैं उसको बार बार याद नहीं करूँ और इसके अलावा मतलब उससे बस छुटकारा मिल जाए। नहीं, उसके बदले में देखें, छुटकारा कोई चीज़ नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि वो ना हो, तो उसके बदले में क्या हो। देखिए, मैं मेमोरी आपकी डिलीट नहीं कर सकता, वो चीज़ें आपकी जहन में होंगी, लेकिन आपको तंग नहीं करेंगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। अल्टरनेट ऑप्शन आपने मुझे देना है कि जब ये सिचुएशन मैं इमेजिन करूं या फील करूं तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहूं, मुझे कॉन्फिडेंस रहूं, ठीक है, पेशेंस रहूं। ये अब आपने बताना है क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं। रिलैक्स रहना चाहती हैं, पक्की बात है, फिर कर दें रिलैक्स, ठीक है। तो जैसे आप पोजीशन 4 पे जाएंगी, अब देखें, ये आपका काम है कि आपने इमेजिन कितना करना। जितना अच्छा आपने इमेजिन कर दिया, समझिए उतना आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो गया। जैसे इमेजिन करेंगी, आप मुझे फिंगर से इशारा करेंगी, साथ जैसे इशारा आएगा ये साउंड आएगी। इस साउंड के साथ आप यहाँ से रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप रिलैक्स होंगी, आपके पास ये रेड बॉल पॉइंट होगा, इससे आपने क्लॉकवाइज सर्कल ड्रा करना है। जैसे ये सर्कल स्टार्ट होगा, जैसे ये सर्कल स्टार्ट होगा तो आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे और रिलैक्स होंगी, आपने सर्कल को तेज़ कर देना। जैसे और रिलैक्स होंगी, सर्कल को तेज़ और डीप कर देना, सो दैट यू विल बी फॉर एवर रिलैक्स्ड। जैसे आपको लगे कि हाँ, मैं इतनी रिलैक्सेशन मेरे लिए ओके है, यू कैन स्टॉप ड्राइंग द सर्कल, और आप तब तक पोजीशन 3 पे भी पहुंच जाएगी। व्हेन यू रीच एट द पोजीशन 3 एंड यू स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड you will be giving me the signal with your left index finger। जैसे ये सिग्नल आएगा, मैं 1 से 10 काउंट करूँगा और 10 पे आपने आइज़ खोल लेनी। पॉइंट क्लियर है, ठीक, करें फिर रिलैक्स कर दें, पक्की बात है। हाँ, माशाल्लाह, आधी तो आप वैसे ही हो चुकी हैं। आज आज वो आप कैमरा देख रही हैं, ये आपके पास अभी हाथ से आ जाएगा, ये ले, ये आपके पास रेड मार्कर है, ये आपने इधर राइट साइड पे थोड़ा सा ये ऐसे कर दें, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन द सेंट्रल पॉइंट इन द कैमरा, ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड अ वाइट स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द लेंस, एंड यू आर नॉट अलाउड टू ब्लिंक योर आइज, बट इफ़ यू फील योर आइज आर गेटिंग टायर्ड, यू कैन सिंपली क्लोज योर आइज। यस, वेरी गुड, क्लोज देम टाइटली, वेरी गुड, क्लोज देम टाइटली, यस। Just imagine that you are on the terrace of your home. When you imagine that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your finger. Very good. Now just imagine that you are coming down on the ground floor. जैसे जैसे आप ground floor पे आ रहे हैं, just give me the signal with your finger. Yes. When you reach on the ground floor, yes, very good. Just try to find a place on the ground floor where you can sit and relax. Yes. When you find that place, just give me the signal with your finger. Very good. Yes, great. Just imagine the timeline that I draw for you. When you imagine the timeline, just give me the signal with your finger. Yes. Yes. Just imagine the present situation now. When you imagine the present situation, just give me the signal with your finger. Very good. Yes, very good. Now just take yourself to position 1.
जैसे आप पोजीशन 1 पे जाएं, जो कि आप गिल्ट की तरफ जा रही हैं, व्हेन यू रीच एट द पोजीशन 1 जस्ट गिव मी द सिग्नल विद योर फिंगर. यस यस. नो जस्ट टेक यूर सेल्फ टू पोजीशन 2 जो कि गिल्ट के करीब है. जैसे आप पोजीशन 2 पे जाएं, मुझे फिंगर से इशारा करें. वेरी गुड. यस. नो जस्ट टेक यूर सेल्फ एट पोजीशन 4 जो कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन है, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता. जब आप वहाँ पहुँचे, मुझे फिंगर से इशारा करें. यस. नो यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स. जैसे जैसे आप रिलैक्स फील करना शुरू कर दें, प्लीज़ ट्राई टू ड्रा द सर्कल क्लॉकवाइज. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. कीप ड्राइंग. यस, कीप ऑन, वेरी गुड. जैसे जैसे आप और रिलैक्स हो रही, सर्कल को तेज़ कर दें. वेरी गुड. यू आर बिकमिंग मोर रिलैक्स एंड रिलैक्स. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. यस. जैसे जैसे और आप इसी तरह पोजीशन 3 की तरफ जा रहे हैं, जो कि रिलैक्सेशन की पोजीशन है, कॉन्फिडेंस की पोजीशन है. व्हेन यू रीच एट द पोजीशन 3, दैट इज़ अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल रिलैक्सेशन. प्लीज़ स्टॉप ड्राइंग द सर्कल एंड गिव मी द सिग्नल विद योर फिंगर. वेरी गुड, very good. You are, when you feel this relaxation, very good. I will be counting from 1 to 10. At 10 you will open your eyes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 wide awake. तो यूजुअली क्या रूटीन क्या होती है आपकी, काम की रूटीन क्या है? उठ के यूनिवर्सिटी में आता है और वापसी 4 बजे आती है यूनिवर्सिटी से घर. मोस्टली या तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत काम किया. और रात में तो फूड पैटर्न क्या है आपके? फूड डिफरेंट होता है. फ्रूट्स भी खाती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह भी मतलब मेरा ठीक रहता है इंटेक. अच्छा, हाँ सही है, वो तो सही है. आपका पानी का इंटेक भी सही है. ठीक हो गया. तो देखें, ज़िंदगी में याद रखें कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो कोई ऐसा बंदा मैंने इस दुनिया में नहीं देखा जिसको कोई कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो. तो ह्यूमन इज़ अ काइंड ऑफ, आप समझ लें कि एक वो जिसे पंजाबी में नहीं, उर्दू में कहते गलतियों का पुतला है. तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है. ठीक है, जस्ट टेक इट ईजी एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है ना. आप ज़ाहिर है आप तो फ्यूचर की बंदी हैं, आपके तो ड्रीम बहुत बड़े हैं. ठीक है ना, आपके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं जो आप बता रही हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर जेनरस मोर फॉर द अदर पीपल एज़ कम्पेयर टू योर सेल्फ. ठीक है. एक और आप में बड़ी अच्छी खूबी है कि यू ऑलवेज ट्राई टू कीप द सीक्रेट्स. ठीक है, चलें, थैंक यू जी.